अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरा खड़ूस हमसफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो क्लास से निकलकर मुंह लटकाए अपनी दो सहेलियों के साथ चल रही थी। दिल उसका अजीब सा हो रहा था। उसके कॉलेज का आज आखिरी इम्तिहान था और परेशानी कॉलेज छोड़ने की या इम्तिहान के बुरा होने की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी परेशानी घेरे हुए थी मोहतरमा को। सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो सफ़ेद शफाफ जिल्द, पतली सी नाजुक सी लड़की, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए अपनी ही सोचों में मगन थी। ए रुबाब, क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों हो? वो तीनों कैंटीन के पास खड़ी लड़कियों के रश में, उस रश के ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। जब सनम ने उसको यूं सोचों में डूबा हुआ देखा तो पूछा। रुबाब ने अपनी छोटी सी आंखों से उसको घूरा, जैसे समझ ना पा रही हो कि क्या जवाब दे। आज मोहतरमा का पर्चा सही नहीं हुआ होगा ना, तभी सफिया ने खुद की सोची हुई वजह बताई। इसको कब पर्चा सही होने या ना होने की फिक्र होने लगी? भला ये तो चुलबुली सी बंदी है एकदम। पर्चा गलत हो या सही, इसके मामू जान बैठे हैं ना इसको पास करवाने के लिए। वो अलग बात है, कभी हमारी कोई सिफारिश नहीं करवाती। सनम शरारत से बोली। यार, है बस एक टेंशन, कल रात से परेशान हूँ। काश ये इंटर क्लास ख़त्म ही ना होती या इम्तिहान चलते रहते। रुबाब नाक चढ़ाकर नखवत से बोली। इन तीनों की आखिरकार बारी आई। क्या खाया जाए आज? सफिया ने कैंटीन पर खड़े होकर उनसे मशवरा मांगा। समोसे लो, कोल्ड ड्रिंक्स भी, मैं कहती हूँ चाट भी ले लो। वैसे भी आखिरी दिन है आज कॉलेज में। सनम ने आज कुछ भी नहीं छोड़ना था। तुम बताओ मिस परेशान, सफिया ने रुबाब से पूछा। यार ले लो कुछ भी, मेरा पेट तो टेंशन ने ही भर दिया है। रुबाब काफ़ी परेशान थी। वो तीनों चलकर अब बेंच पर बैठी हुई थीं। सफिया और सनम खाने पर टूट पड़ी, जबकि रुबाब अपने हाथों में अपना चेहरा लिए मायूसी से इन दोनों को देख रही थी। यार तुम लोग आगे भी पढ़ोगी ना? रुबाब की बात पर इन दोनों ने पहले रुबाब और फिर एक दूसरे को देखा। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, तुम्हारा इरादा नहीं क्या आगे पढ़ने का? सफिया ने समोसा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यार, मेरी डाइन मोमानी तो इंतज़ार में है कि कब मेरे इम्तिहान ख़त्म हो और कब वो मेरी शादी करवाएं। रुबाब की परेशानी की वजह यही थी। हाय, सच बताओ यार, जल्दी शादी करो ताकि मैं अम्मी से नए नए कपड़ों की फरमाइश करूं कि दोस्त की शादी है। कसम से 2 महीनों से एक जोड़ा भी नहीं लिया। सनम चहकते हुए बोली। हाँ यार रुबाब, ये तो काम पहली ही फुर्सत में करो तुम। मुझे तो खूब सारा नाचना है तुम्हारी शादी में। खानदान में भी अभी दूर दूर तक कोई शादी नहीं, बोर हो जाएंगे, इसलिए चलो तुम कर लो। सफिया को अपने मज़े की पड़ी थी और रुबाब इन दोनों को मुंह खोले देख रही थी, जो उसकी परेशानी नहीं बल्कि अपनी खुशी देख रही थी। कितनी कमीनी हो तुम दोनों, मतलब तुम लोग तो कुछ घंटे मज़े करके चली जाओ। तुम दोनों के मज़े की खातिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं, हद है वैसे। रुबाब गुस्सा करते हुए बोली। यार सोचो ना कि तुम्हारी शादी होगी, घर में तुम्हें इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ढेर सारे कपड़े और जेवर मिलेंगे तुम्हें। बेटा ठाठ है तुम्हारे, शादी कर ले। सनम की बात सुनकर रुबाब ने उसको घूरा। अच्छा बच्चों, ऐसी बात है तो तू कर ले शादी। यार मैं तो कर लेती, पर अब्बा नहीं मानेंगे ना, वरना मैं तो लो अभी ही तैयार हूँ। सनम अफसोस करते बोली। कितनी खुशकिस्मत हो तुम लोग, आज मेरे भी अब्बा जिंदा होते ना तो देखती मैं अपनी डाइन मोमानी को। रुबाब दुख भरे लहजे में बोली थी। रुबाब कॉलेज से आई और अपना बैग सोफे पर फेंकते जूतों समेत सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ क्यों सोई हो? मेरा सोफा खराब हो रहा है, हटाओ अपने पैर। 9 साला नादिर, जो कि रुबाब की मोमानी रुखसार का बेटा था, उसको जूतों समेत सोफे पर लेटा देखा तो चिल्लाकर बोला। रुबाब उसके चिल्लाने पर थोड़ा सा चेहरा ऊपर किए इधर उधर देखने लगी और जब देखा कि कोई नहीं है तो वापस से वहां उसी तरह लेट गई। चल चश्माटू, ज्यादा सर ना खा, रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। रुबाब ने उसको टालने के अंदाज में कहा। मैं अम्मी को बताऊंगा छिपकली, अगर तुम यहाँ से नहीं उठी तो। नादिर ने उसको धमकी दी और अपनी बहन का सिखाया हुआ नाम छिपकली से मुखातिब किया उसको। रुबाब उसकी बात सुनकर सोफे से उठ बैठी। क्या कहा तुमने? छिपकली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुबाब गुस्से से बोली। उसको वो लक़ब बिल्कुल ही पसंद नहीं था। हाँ तुम छिपकली हो, फारियाबाजी कहती हैं। तुम छिपकली की तरह चिपकू, पतली सी और बेहद तंग करने वाली लड़की हो। नादिर ने अपनी बहन का सिखाया हुआ सबक उसके सामने दोहराया। अबे ऐसे लगाऊंगी ना कि एक चश्मा 100 फुट दूर जाकर गिरेगा तुम्हारा। और तुम खुद को देखा है? 1 रुपए वाले काले बेकार और खोटे सिक्के हो तुम।
और तुम्हारी ये मोटी भैंस फारिया बाजी सारे घर का खाना तो ये खा जाती है और फिर भी कहती है कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मोटी हो गई है। रुबाब टेढ़ा मुंह बनाए फारिया की नकल करते हुए बोली, रुको, मैं फारिया बाजी को अभी तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। नादिर चश्मा उंगली से ऊपर करते हुए भागा। रुबाब भी उसके पीछे लपकी। रुक चश्माटू शिकायती कबूतर। रुबाब उसको ना रोक पाई तो एक कुशन उसकी तरफ फेंका। नादिर ने सोफे से नीचे जंप लगाया और कुशन सीधा पीछे से आती रुखसार के चेहरे पर जा लगा। रुखसार ने रुबाब को घूरा। रुबाब ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और नादिर की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब रुबाब की खैर नहीं। सॉरी मोमानी, वो मैं। नादिर अपने कमरे में जाओ, रुखसार रुबाब की बात काटते हुए बोली। नादिर रुबाब को जुबान दिखा दे चला गया, पर अभी वो उसको कुछ नहीं कर सकी सवाए घूरने के। सारा दिन मेरे बच्चों से लड़ती रहती हो, आखिर बिगाड़ा क्या है मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा। रुखसार सोफे पर बैठी अपनी लिपस्टिक जो कि काफी ज्यादा गहरी थी उसको और गहरा करते हुए बोली। रुखसार को फैशन का बहुत शौक था, हर वक्त ही सजी धजी रहती थी। बालों का ऊंचा जूड़ा मेकअप से लबरेज चेहरा, जामनी रंग की लिपस्टिक और काजल से लगाया हुआ तेल जो कि वो खुद अपने गाल पर लगाया करती। रुबाब उसको जब यही देखती उसको स्नो वाइट की सौतेली माँ याद आती जो इसी तरह सजी धजी रहती और स्नो वाइट पर जुल्म किया करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ज्यादा मत बोला करो मेरे सामने, कितनी बार कहा है, लड़कियां अच्छी नहीं लगती ज्यादा बोलते हुए। अब वो खुद को आईने में देखते बोली। रुबाब ने उसको ख्याली तस्वुर किया। आईने आईने ये बता सबसे शातिर कौन है भला। रुबाब अपनी ही आधी सोच पर मुस्कुरा दी। ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हें। रुखसार अपने पर्स बंद करते बोली। रुबाब वहां खड़ी बस लब ही काटती रही। आखिरी इम्तिहान था ना आज तुम्हारा, हो गया? जी हाँ। चलो फिर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। शमीम ने एक रिश्ता देखा है, बता रही थी। अच्छा रिश्ता है, बड़े घर का भी है। तुम्हारा रिश्ता मांगा था 2 महीने पहले। तुम्हारे मामू ने तुम्हें बताने को मना कर रखा था कि अभी तुम पढ़ रही हो, पर अब तो बस पढ़ लिया। वो लोग कल डेट फिक्स करने आएंगे, ठीक? रुखसार ने रुबाब को और परेशान कर दिया। उसने मुंह बनाए सर हिलाया। कपड़े चेंज करो और लंच बनाओ जाकर किचन में। वो अपने सोने के कंगनों को छूते हुए बोली। लेकिन लंच तो मुलाजमा बनाती है ना, वो हैरत से बोली। आज तुम बनाओगी, नादिर से लड़ने की सजा है तुम्हें। रुखसार के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगी। नादिर से लड़ने की सजा है, मेरे मासूम बच्चों से क्यों लड़ती हो? मुझे बड़ा शौक है इनके मासूम बच्चों से लड़ने का, जैसे, और ऐसे कमीने बच्चे पैदा होंगे तो इनसे लड़ूंगी नहीं तो क्या करूंगी, डाइन। रुबाब चलती चलती उसकी नकल उतारती अपनी आग बुझाने की कोशिश करती जा रही थी। आज कोफ्ते भी बनाना रुबाब। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी फारिया ने उसको आवाज लगाई। जी। रुबाब ने सर उठाए जबरदस्ती मुस्कुराते कहा। उसकी अम्मा की नौकर हूं ना मैं, बुलडोजर कहीं की। रुबाब बुड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। रुबाब 6 साल और उसकी बड़ी बहन मरियम 8 साल की थी जब फारूक और जिरका का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, और तब से हमीद रुबाब के मामू ने इन दोनों को पाला पोसा और उनकी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि इन दोनों का अपने माँ बाप के सिवा कोई और दूसरा ना था। हमीद के अलावा हमीद जॉब के सिलसिले में अक्सर कराची रहा करते, जबकि सारी फैमिली हैदराबाद में रह रही थी। सिर्फ महीने में एक हफ्ता अपनी फैमिली को टाइम दिया करते। माली हालात काफ़ी अच्छे थे उनके, जिस वजह से वो सबको आराम से खिला पिला सकते थे। उनका एक बेटा नादिर और बेटी फारिया थी। नादिर अभी तीसरी जमात में था और फारिया इंटर करने के बाद प्राइवेट पढ़ रही थी। उसको इंटर पढ़े 2 साल हो चुके थे। मरियम के इंटर के बाद शादी करवा दी गई थी। फारिया और मरियम एक साथ पढ़ती थी। हमीद तो काफ़ी इनकार किया कि अभी मरियम की शादी ना करवाई जाए, पर रुखसार ने उनको ये कहकर मनवा लिया था कि पराई लड़कियां हैं, कल को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम उन पर आना है, इसलिए इज्जत से उसको अपने घर का कर दें। इससे भी वो खुश रहेंगी। और अपने घर में मरियम की शादी फराज से हुई थी, जो कि हमीद के दोस्त का बेटा था और एक कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह इतनी ना थी, पर इन दो मियाँ बीवी और एक बेटे के लिए काफ़ी थी। रुबाब का 2 महीने पहले एक बड़े घराने से रिश्ता आया था जो काफ़ी अमीर और इज्जतदार लोग थे। पहले तो रुखसार ने चाहा कि वो उसकी बेटी फारिया के लिए उसे कई सारी कोशिशें भी की, पर इन लोगों को रुबाब ही अच्छी लगी थी और इंतज़ार भी करने को तैयार थे। हमीद ने उनको 2 महीने का वेट करने को कहा। अच्छी जान पहचान थी हमीद की उनसे, जो कि कराची में ही रहा करते, तो हमीद को ये रिश्ता रुबाब के लिए सही लगा और वो मुतमईन भी रहते, इसलिए बददिल होकर आखिरकार रुखसार को भी मानना ही पड़ा। शुरू से लेकर ही रुखसार का रवैया दोनों बहनों के साथ ठीक ना था। हर घर का काम उनसे करवाया जाता और जब जब हमीद हैदराबाद आते उनके सामने रुखसार बेगम अच्छा होने की एक्टिंग किया करती।
बाकी हमीद का रवैया जैसा अपने बच्चों के साथ था वैसा ही रुबाब और मरियम के साथ भी। मरियम की शादी भी काफ़ी धूमधाम से की गई और हमीद ने उसको बहुत कुछ दिया। बस कभी कभार रुखसार की बातों में आ जाया करते थे। रुबाब मुंह बनाए कोफ्ते बना रही थी। स्नो वाइट अब फंस चुकी है। उसकी डाइन मोमानी ने उस पर बहुत काम डाल दिए हैं और खुद खड़ी आईने के सामने आईने से पूछ रही होगी कि आईने आईने ये बता सबसे शातिर कौन है भला। और आईना सामने से कहता होगा मेरी मलका आप। और फिर डाइन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती। रुबाब हर वक्त ही अपने दिमाग में अपनी स्नो वाइट और रुखसार डाइन की कहानी बनाती रहती। फारिया किचन में उसको तंग करने के गर्ज से आई। क्या हो रहा है छिपकली, आज तो लंच भी तुमने बनाना पड़ा। वाह। फारिया कोफ्तों को देखते हुए तंसिया बोली। हाँ, बता तो ऐसे रही हैं आप फारिया बाजी जैसे मुझे मालूम ही ना हो कि मैं यहाँ खड़ी लंच बना रही हूँ या डिनर। रुबाब चूल्हे की आग तेज करते बोली और लफ्जों की आग फारिया को भी लग गई। ज्यादा बकवास मत करो, जानती हो ना कि मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही हो तुम। फारिया दांत पीसते हुए बोली। तो वो मेरे भी मामू लगते हैं, सुना आपने। रुबाब बुरा मानते हुए बोली। उसको ये ताना बिल्कुल भी अच्छा ना लगता जो वो बचपन से सुनती आ रही थी। आई बड़ी मामू है। हम्म। फारिया वहां से सेब लेकर निकल गई। बुलडोजर सारे ही सेब ले जाती है, ये दो भी क्यों छोड़कर गई। रुबाब ने दो बचे हुए सेबों को देखकर खुद कलामी की। अभी उसको मजे के कोफ्ते खिलाती हूँ, सारी उम्र याद करेगी। रुबाब फारूक के हाथ के बने कोफ्ते खाए थे। रुबाब ने शरारतन कहा। उफ अम्मी बहुत मिर्ची हैं, पानी पानी। फारिया ने कोफ्ते जैसे ही खाए उसकी जुबान मिर्चों से जल गई। रुबाब ने उसको पानी का ग्लास समाया और मुंह झुकाए अपनी हंसी दबाने लगी। अम्मी ये सब इस रुबाब ने किया है, जानबूझकर इसने कोफ्ते इतने तीखे बनाए हैं। फारिया ने रुखसार से शिकायत लगाई। नहीं मोमानी जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुलाजमा मेरे साथ खड़ी थी, आप इनसे पूछ लें। रुबाब ने मुलाजमा पर इल्ज़ाम डाल दिया। रुखसार ने मुलाजमा को देखा जो परेशान सी खड़ी थी। रुबाब ने उसको आंखें दिखाई कि उसके हक में बोले। जी मैम साहिबा, मैं इनके साथ थी। रुबाब बीबी ने कुछ नहीं किया। मुलाजमा के कहते ही रुबाब ने चैन का सांस लिया। फारिया, शायद तुम ही मिर्चों की कच्ची हो, रुखसार ने कहकर फिर से खाना खाना शुरू किया और फारिया रुबाब को देखती रही जो उसी को देखकर तंजिया मुस्कुरा रही थी। रुबाब ने उसको चुड़ाने की खातिर दाईं आंख दबाई। फारिया की रग रग में गुस्सा दौड़ गया। सुबह रुबाब अंगड़ाई लेते हुए उठी तो सामने मरियम को देखा जो अपने 1 साला बेटे मुबीन को खाना खिला रही थी। रुबाब को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। आपू तुम यहाँ इस वक्त, रुबाब जवाई रोकते हुए बोली। इस वक्त से क्या मुराद रुबाब, 1 बज रहा है और आज तुम्हारे रिश्ते वाले जो आ रहे हैं तो इसलिए मोमानी ने बुला लिया कि मैं भी देख लूं कैसे हैं वो लोग। मरियम ने उसको अपने आने की वजह बताई। आपू रिश्ते वाले, उफ ऐसा ना कहें, मेरी उम्र ही क्या है अभी कि शादी करके बैठ जाऊं। रुबाब परेशान होकर बोली। रुबाब तुम अब कोई बच्ची तो हो नहीं, मोमानी ने हमें सारी उम्र घर में रखा और अब तुम्हें भी चाहिए कि उनकी बात मानो। मरियम ने उसको समझाना चाहा। मोमानी ने तो नहीं, मामू ने रखा है अपने घर में। मोमानी का बस चले तो हमें अभी निकाल दें जैसा कि वो अभी कर रही हैं। और मैं मामू से बात करती हूँ ना आपू, वो मान जाएंगे। रुबाब को रुखसार पर काफ़ी ज़्यादा तप चढ़ी हुई थी और उसने नई तरकीब सोची। मामू का भी यही फैसला है और शायद वो तुम्हारी जिद मान भी ले, पर मोमानी तुम्हारा जीना असाब कर देंगी। मरियम को रुबाब की अकल पर हैरत हुई। उफ, स्नो वाइट की कहानी की सबसे बड़ी दुश्मन तो यही बनी हुई है, सबको अपने जादू के जाल में काबू कर लिया है जिसमें अब आपू तुम भी आ चुकी हो। रुबाब पर स्नो वाइट की स्टोरी का कुछ ज्यादा ही असर था। अल्लाह, कितना बोलती हो रुबाब, अब उनके सामने मत बोलना इतना, और अगर बोलूं तो क्या वो रिश्ते से इनकार कर देंगे। रुबाब ने चहकते हुए बोला। रुबाब, पागल मत बनो और मुबीन को संभालो, मैं किचन में काम देख कर आई, वो लोग रास्ते में ही हैं, आते होंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। मरियम मुबीन को रुबाब को थमाते चली गई। उफ, स्नो वाइट की कहानी में अब और मुश्किलात आने वाली हैं। अल्लाह करे गाड़ी ही खराब हो जाए उनकी रास्ते में ही और कोई टैक्सी भी ना मिले। रुबाब ने मन ही मन में उनको बद्दुआ दी। रुबाब बेड पर बैठी हुई अपनी सोचों में गुम थी। आज स्नो वाइट को लोग देखने आ रहे हैं और स्नो वाइट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसका होने वाला हमसफ़र उसको हीरो होगा या कोई और विलन उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। मरियम कमरे में दाखिल हुई तो रुबाब को अपनी सोचों में गुम देखा। पीले शलवार सूट में मलबूस और रेशमी आंचल फैलाकर पहना गया था, बालों को जूड़े में कैद किया गया था और आगे से 2 लटें झुल रही थी। तैयार हो गई हो ना, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। और ये मुबीन को पकड़ो, मुझे कुछ काम है। रुबाब ने मुबीन को लिए अपनी गोद में बिठा दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना इन लोगों के पास आपू, बस डेट फिक्स करने आए हैं तो वो करके चले जाए ना। वो लोग, रुबाब बेड का क्राउन पकड़े जिद्दीपन से बोली। ये वो लोग क्या है, ससुराली हैं तुम्हारे। और रुबाब चलो, जिद ना करो, उठो बच्चा।
मरियम ने इस बार उसको प्यार से समझाया और उसको बैकग्राउंड से अलग करने की कोशिश की। आपू नहीं ना प्लीज। रुबाब और ज्यादा चिपक गई ग्राउंड से। अरे रुबाब क्या बचपना है, चलो मुमानी जान बुला रही हैं तुम्हें। मरियम थक गई थी उसको यूं खींचते खींचते। वो डाइन अपने बुलडोजर की तो शादी करवाने ही रही, मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? इतना शौक है तो पहले इस घर पर जिसका बोझ ज्यादा है उस मोटी को चलता करें। रुबाब को सबसे ज्यादा गुस्सा रुखसार पर ही था। रुबाब ऐसा नहीं बोलते। मरियम ने उसको घूरा। रुबाब जल्दी आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, रुखसार ने आकर कहा। चलो जल्दी से। मरियम ने धीरे से रुबाब को कहा और दुपट्टा उसके सर पर कर दिया। रुखसार वहां से चली गई। वो दोनों भी उसके पीछे चली आई। लॉन्च में नौरीन बेगम और उनकी दो बेटियां ताहिरा और आयशा उनके साथ बैठी हुई थी और इस नाजुक लड़की को देखा जो नजरें झुकाए आ रही थी। सफेद चमकती रंगत, पतले से गुलाबी होंठ, छोटी मगर गहरी काली आंखें। वो लड़की दिखने में नौरीन बेगम को काफी ज्यादा पसंद आई। आओ बेटा मेरे साथ बैठो। नौरीन ने उसको अपने पास बुलाया। रुबाब चलकर सोफे पर उनके साथ बैठ गई। माशाल्लाह काफी हसीन है आपकी लड़की, लगता है बहुत लाडों से पाला है अपने आपने इसको। नौरीन ने मुस्कुराते रुखसार बेगम से कहा। हाँ भाई, इसके माँ बाप के बाद हम ही तो इसके अपने हैं। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से पाला है। मजाल है जो किसी काम को हाथ भी लगाने दूं इनको। ना बाबा, मैं तो इनको कहती हूँ कि बस ऐश करो मामू के घर, अपने घर ही जाकर काम कर लेना। अब देखें, हैं तो मेरी बेटियों जैसी दोनों ही। मेरा दिल नहीं मानता कि बच्चियों से काम करवाऊं। रुखसार कमाल की एक्टिंग करती, अपना इंप्रेशन जमाने में लगी हुई थी। बड़ी आई अपनी बेटियों जैसी समझती हैं, अपना उल्लू सीधा कैसे कर रही हैं दूसरों के सामने। वाह मुमानी जान, आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। रुबाब ने इस झूठी औरत को देखते हुए दिल में कहा। हाँ वैसे मेरी बेटी फारिया है ना, काफी सुघड़ है। मना करने के बाद भी कहती है कि काम करना अच्छा लगता है, करने दे। रुखसार ने अब अपनी बेटी को अच्छा दिखाना चाहा। फिर तो उनके बच्चे और शौहर काफी खुशनसीब हैं कि ऐसी बीवी और माँ मिली है। आयशा ने फारिया को देखकर कहा, जो काफी तंदुरुस्त थी। उसकी भी बिल्कुल गोरी रंगत और उम्र भी बस रुबाब से 2 साल बड़ी, लेकिन कहीं से वो 21 साल की नहीं लग रही थी। तो आयशा ने खुद से ही अंदाजा लगा लिया कि उसके बच्चे भी होंगे। आयशा थोड़ी मुंह फट थी। फारिया ने मुंह खोले उस लड़की को देखा। वो उसको बिल्कुल जहर लगी। रुबाब हंसी छुपाए सर मजीद झुका गई। जी नहीं, ये रुबाब से बस 2 साल ही बड़ी है, शादी नहीं हुई अभी तक इसकी। रुखसार ने तस्हीह की। फारिया मुंह बनाती वहां से उठकर चली गई। बाकी सब मुस्कुराहट दबाने लगे। वैसे फारिया बाजी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, उनके हाथ की चाय पीना मत भूलिएगा। रुबाब ने फारिया को बुरी तरह फंसा दिया। रुबाब मुंह फुलाए मरियम के बेटे मुबीन को उठाए चक्कर लगा रही थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस रोए जा रहा था। देखो अच्छे बच्चे हो ना, चुप कर जाओ, प्यारे हो ना तुम। मुबी, रुबाब ने उसको बहलाने की कोशिश की तो वो और रो पड़ा। टकला, बच्चे ऐसे होते हैं क्या, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। रुबाब ने चिढ़ खाई। रुबाब रो क्यों रहा है मुबीन? मरियम कमरे में दाखिल होते बोली। दिख नहीं रहा आपको? आपू कब से मेरे कानों में चीख चीख कर रोए जा रहा है, कानों के पर्दे डैमेज कर लिए होंगे इसने मेरे। रुबाब ने मुबीन को मरियम को दिया। उफ रुबाब, इसको भूख लगी होगी ना पागल, कुछ खिला देती। मरियम की बात का जवाब दिए बिना वो कमरे से बाहर आ गई और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गई। क्या जरूरत थी मुझसे चाय बनवाने की? ये ज्यादा होशियारियां मत दिखाया करो तुम, छिपकली। फारिया मौका देखते ही उस पर बरस पड़ी। रुबाब जो मुंह फुलाए सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी बात सुनकर रुबाब की हंसी छूट गई। हंस रही हो तुम? देखा नहीं कैसे मुंह बना रहे थे तुम्हारे ससुराली मेरे चाय पीकर, जैसे चाय नहीं जहर पिलाया हो मैंने। फारिया को और गुस्सा आया। वैसे फारिया बाजी, आपकी चाय किसी जहर से कम भी नहीं थी। आपको तो पैसे देने चाहिए थे मुझे कि मैंने आपकी चाय का एक फुल मग पिया, और अब मैं क्या करती? मुमानी आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने कहा चाय पीकर देख ली जाए। रुबाब अपनी लंबी सी चोटी एक अदा से पीछे झटकते हुए बोली, छिपकली, ज्यादा होशियार मत बनो तुम। वैसे तुम्हारी सास और नंदे काफी चालाक औरत लगी मुझे, बच के रहना बाबा। अब फारिया ने उसको बदगुमान करना चाहा। क्यों फारिया बाजी, आपको इन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा समझ लिया इसलिए? रुबाब उसका इरादा समझकर वापस उसको चिढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख लूंगी। फारिया गुस्से से कहकर उठकर चली गई। हाँ तो अभी देख लो बिलडोजर, आपके सामने तो बैठी हुई हूँ। रुबाब वापस से टीवी देखने लगी। जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ, तुम्हारी बहन से तो कोई काम होता नहीं है, अपने बच्चे के साथ ही लगी पड़ी है। रुखसार खफा होते हुए आई और रुबाब से रिमोट लेकर दूसरा चैनल लगा दिया। रुबाब ने उसको खार खाती नजरों से देखा। जाती हूँ चाय बनाने। रुबाब किचन की तरफ बढ़ती। फेवरेट ड्रामा चल रहा था मेरा, रिपीट में भी नहीं देखने देती डाइन। उफ, देख रही हैं आप लोग स्नो वाइट पर कितने जुल्म होते हैं। वो चंद मिनट बैठकर टीवी भी नहीं देख सकती। रुबाब बुरी तरह से झुंझलाई। मरियम मुबीन को खाना खिला रही थी। जब
रुबाब उसके साथ बैठी और उसके गिर्द अपनी बाहें बांध दी। मेरी प्यारी आपू जान, क्या काम पड़ गया अब? मरियम समझ गई उसका कोई काम अटका है। मैं अब ज्यादा मक्खन नहीं मारूंगी, ये बताएं डेट क्या फिक्स हुई? रुबाब उससे अलग होते हुए बोली। मरियम उसको देखकर मुस्कुराई। बस 2 दिन में मामू जान आ रहे हैं, फिर फंक्शन शुरू हो जाने हैं और ठीक 8 दिन बाद रुखसती। 8 दिन? बस इतने कम दिन? मेरा रिजल्ट तो आने का वेट करते हैं आप लोग। रुबाब हैरान हुई। अब रिजल्ट भी तो काफी देर है। अब रिजल्ट तुम अपने ससुराल देख लेना। वैसे भी उनको मामू जान ने पहले ही बहुत पेंडिंग में रखा है, अब वो देर नहीं करना चाहते। उफ, आपू चुप करें, मुझे टेंशन होती है शादी का सोचकर ही। नए घर में एडजस्ट कैसे करूंगी अल्लाह। रुबाब सर हाथों में थामे बैठ गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे तो आंटी भी बहुत स्वीट लगी। मरियम मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, और आंटी का बेटा वो कैसा है? अच्छा दिखता है? कोई पिक्चर पिक्चर है आपके पास? रुबाब एक्साइटेड होते हुए बोली। ये बता रही हूँ कि हैंडसम बहुत है दिखने में, और पिक्चर तो मेरे पास कोई नहीं, मोमानी के फोन में देखा था। मरियम ने आंख मारते हुए कहा। अच्छा पका ना, ऐसा ना हो कि फराज भाई जैसे हो, गुपलू से टिम्मी निकली हुई, बड़ी सी मूछें और बस साइड से थोड़े से बाल, बाकी गंजे। रुबाब ने टेंशन वाला आकर कहा और मरियम के शौहर की मजाक उड़ाई। शर्म कर लो रुबाब थोड़ी सी। मरियम को अपने शौहर की मजाक बर्दाश्त नहीं हुई। आय हाय, मातरमा गुस्सा हो रही हैं, इनके शौहर को कुछ ना बोला जाए। रुबाब शरारत से उसको चिढ़ाते हुए बोली। तुम्हें भी लगेगा बुरा एक दिन जब कोई तुम्हारे शौहर का मजाक उड़ाएगा, देखना बेटा। मरियम उसके सर पर चित्त रसीद करते बोली। अच्छा, वैसे नाम क्या है उनका? शान मलिक। ओ, तो स्नो वाइट की जिंदगी में उसका प्रिंस आने वाला है। शान मलिक नाम तो काफी सोबर है, अल्लाह करे दिखने में भी अच्छा हो, बिल्कुल हीरो जैसा। वरना ऐसा ना हो कि वो बदतमीज सफिया और सनम मेरा मजाक बनाना शुरू कर दे। इज्जत का सवाल है भाई। पर प्रिंस क्या वाकई में होते हैं? रुबाब सीढ़ियों पर बैठी अपने दुपट्टे के साथ खेलते हुए सोचे जा रही थी। इसी दौरान नादिर सीढ़ियों से भागता हुआ आया और रुबाब का हाथ कुचलता हुआ चला गया। उफ, रुबाब कराही। नादिर ने एक शैतानी मुस्कुराहट उछाली। अंधे हो देखकर नहीं चल सकते? ओ सॉरी, तुम तो वाकई अंधे हो, चिशमिश कहेंगे। रुबाब गुस्से से बोली और अपना हाथ सहलाया। सफेद हाथ पर लाल निशान पड़ चुका था। छिपकली, अपने लेम जोक्स मारना बंद करो, कोई नहीं हंसने वाला। नादिर अपने बाल हाथों में घुमाते हुए बोला। तुमसे किसी ने पूछा नहीं, शैतान कहीं के दफा हो जाओ मेरी नजरों से, वरना ऐसे मारूंगी ना कि सारी उम्र इन सीढ़ियों पर से उतरने चढ़ने के लायक नहीं रहेगा तू। रुबाब पूरी लाल पड़ चुकी थी गुस्से से। नादिर ने उसको बॉल दे मारी जो कि रुबाब के सर पर लगी और हंसता हुआ वहां से निकल गया। रुबाब अपने सर पर हाथ रखते हुए उठकर उसको अच्छी वाली सुनाने जा रही थी, पर दरवाजे पर खड़े हमीद साहब को देखकर चुप हो गई, जो नादिर की हरकत देख चुके थे और अब उसी को घूर रहे थे। मामू जान, कैसे हैं आप? रुबाब दौड़कर उनसे गले लगी। मैं तो ठीक हूँ, पर शायद नादिर का दिमाग ठीक नहीं है। क्या हरकत थी ये नादिर? हमीद नादिर से बोले, जो सर झुकाए खड़ा था। रुबाब ने नादिर की शामत आती देखी तो एक शैतानी तरकीब उसको सूझी। मामू, मैंने तो बस इसको कहा था मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो ये नाराज हो गया कि 5 वाली नहीं 10 वाली दो, और बॉल मेरे सर पर दे मारी। अभी भी दर्द हो रहा है मामू जान। रुबाब अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली। नादिर तो हैरान होकर उसको देख रहा था, जिसने बड़ी सफाई से सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। अब्बू ये झूठ बोल रही है, कितनी झूठी हो तुम। नादिर सख्ते से बोला। खामोश हो जाओ नादिर, मैंने देखा है कैसे तुमने बच्ची के सर पर बॉल मारी थी, और तुमसे बड़ी है ये, इससे आप कहकर मुखातिब किया करो। आई समझ, आइंदा मुझे तुमसे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हमीद उसको डांट कर रुबाब के सर पर हाथ रखे वहां से निकल गए। अच्छा सबक सिखाया ना, ये सजा मेरा हाथ को चलने की थी, और जो तुमने मेरे सर पर बॉल मारी है ना, उसका बदला अभी बाकी है। रुबाब उसको जुबान दिखाते वहां से उछल उछल कर चली गई। फारिया बाजी सही कहती हैं, छिपकली है ये, चिपकू और तंग करने वाली। जंग अभी जारी है। नादिर भी खुद से बुड़बुड़ाया। रुबाब सुबह सुबह लॉन में टी पिंक रंग के शलवार सूट में मलबूस लंबी चुटिया बनाए नादिर से बहस करने में लगी थी। तुमने अब अगर मुझे छिपकली कहा ना, तो खोटे सिक्के नाली में फेंक दूंगी तुम्हें, और तुम जितने हो ना, तुम वहां से मिलोगे भी नहीं। रुबाब नादिर का कान खींचते बोली। नादिर ने अपने पैरों में पड़ा फुटबॉल उठाकर उसको जोरदार किक मारी और बॉल रुबाब के घुटनों में जा लगा। खोटे सिक्के। रुबाब उसका कान छोड़कर अपना घुटना सहलाने लगी और उसके पीछे दौड़ती। इससे पहले बाहर का दरवाजा बजा। बाद में सबक सिखाती हूँ इसको। वो दुपट्टा गले में ठीक करते दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसको एक मगरूर शख्स खड़ा दिखाई दिया। एक गंदुमी रंगत वाला हट्टा कट्टा लंबे कद का मालिक, हल्की सी शेप, तरतीब से बने बाल और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए वो ट्रैक सूट में था। हाय, कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के प्रिंस जैसा। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा।
हट कमीनी, क्या सोचे जा रही हो? अब रिश्ता हो गया है तुम्हारा। रुबाब ने अपनी सोचों को झटका। वो लड़का दरवाजा खुलते ही अंदर की तरफ घुसा और उसके पीछे दो तीन आदमी टोकरियों में कुछ सामान लिए अंदर दाखिल हुए। रुकिए रुकिए, कौन है आप और ऐसे कैसे घर में घुस आए? और ये टोकरे और इनमें इनमें कोई बॉम्ब छुपाया हुआ है क्या? तुम किडनैपर हो? किसी को किडनैप करने आए हो? रुबाब रवानगी से हैरान होते हुए बोली कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। और वो शख्स अंदर घुस आया। फिर रुबाब जो अंदाजे लगा सकती थी उसने लगाए, जबकि अंदाजे सभी बेवकूफ़ाना थे। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, वो शख्स अपने ग्लासेस उतारते हुए इत्मीनान से बोला। रुबाब ने उसकी आंखें देखी, गहरी, काली और संजीदा। तो क्या कोई चोर हो? वैसे लगता तो नहीं कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत है, अच्छे ख़ानदान के लगते हो। रुबाब उसका हुलिया देखते हुए बोली। एक नाम नोट करो, वो शख्स बिना रुबाब की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला और अपना एक एयरफोन कान से निकाला। है क्या मतलब? रुबाब हैरान हुई। अजीज़े मैम एक माहिर नेलोजिस्ट हैं, उनसे अपने दिमाग का इलाज करवा लेना, वो आराम से कहकर तीखे तेवर लिए वहां से निकल गया और रुबाब मुंह खुले उस मगरूर से शख्स को देखे गई जो इतनी बदतमीजी कर गया था। दिखने में ही प्रिंस था ये तो, बाकी अंदर से पूरा विलन। रुबाब उकताहट से बोली, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? रुबाब ने उसके एक आदमी को जाते हुए देखा तो पूछ बैठी, जो उस शख्स से पीछे बाहर निकले थे। जी, ये हमीद साहब का घर है ना? हम मिठाई लाए थे बेगम साहिबा के कहने पर, वो आदमी कहकर चला गया। शायद वो सभी बहुत जल्दी में थे। अच्छा, मामू जान के होंगे कोई दोस्त, हमेशा ही मिठाई बेचते रहते हैं, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं कि लोग टोकरी लेकर अंदर ही आ गए बिना इजाज़त से, वो भी। खैर मेरा क्या, कोई होगी अमीर पार्टी। वो कंधे उचकाते वहां से चली गई। वो टहलती टहलती लाउंज में गई तो वहां उसको फारिया और नादिर मिठाइयों पर टूटते हुए नजर आए। नादिर तुम मत खाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी खाना शायद फारिया बाजी को ही लग जाता है। रुबाब वहां से कहकर भाग गई और वो दोनों भाई बहन बेचुताब खाते रह गए। रुबाब की आज मेहंदी हो गई थी और वो कमरे में बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी, जो कि बाहों तक भरी हुई थी। वो अपने हाथों पर खूबसूरत डिजाइन देख रही थी। शायद उसने मेहंदी तकरीबन 10 साल बाद लगाई थी। उसका रुखसार किसी भी किस्म का फैशन वगैरह नहीं करने देती थी, ना मेहंदी, ना हेयर कटिंग, ना कोई मेकअप वगैरह, इसलिए कि वो जानती थी कि रुबाब खूबसूरत है और अगर वो सज धज कर घूमेगी तो उसकी बेटी फारिया को कौन देखेगा, जो हर वक्त टिप टॉप तैयार रहा करती थी। स्नो वाइट अब बस कुछ दिन ही इस घर की मेहमान है। स्नो वाइट याद करेगी इस घर को, यहाँ तक कि नादिर और इस बलडोजर को भी। कहानी के विलन्स को कौन भूल सकता है भला? पर स्नो वाइट की जिंदगी बहुत रोमांटिक है। उसने अभी अपने हमसफर प्रिंस को देखा ही नहीं। उफ, स्नो वाइट तुम्हारी नादिर जैसी खोटी किस्मत। वो अपनी मेहंदी को देखते सोच रही थी। नादिर और फारिया किसी शैतानी इरादे से उसके कमरे में आए। रुबाब ने उनकी आमद पर इन दोनों को देखा, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। रुबाब को दाल में कुछ काला लगा। मेहंदी तो अच्छी है रुबाब, फारिया उसके पास बैठी मेहंदी को देखते हुए बोली। पता है मुझे, रुबाब उसको देखते हुए बोली। वो समझती थी कि वो हरगिज उसकी तारीफ करने या किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। अच्छा, शान भाई का नाम लिखा है, दिखाओ। फारिया उसकी भरी भरी मेहंदी में कुछ तलाश करते बोली। हाँ है ना, ये देखें। उसने उसके सामने दिखाया। रुबाब शान का नाम सुनते एक्साइटेड होते हुए बोली और उसको अपनी मेहंदी में शान का नाम दिखाया। अरे नादिर देखो, शान भाई का नाम भी है। फारिया के कहने पर नादिर ने भी मेहंदी में देखा और नादिर मेहंदी देख रहा था तो फारिया ने जानबूझकर उसको धक्का दिया, जो वो पहले से ही सोच कर आए थे। और रुबाब ने इन दोनों का इरादा समझकर हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। फिर भी उसकी मेहंदी में साइड का एक फूल खराब हो गया था। रुबाब की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो दोनों अपना काम करके वहां से निकल दिए। ये क्या किया मामू जान? वो चिल्लाती हुई उनके पीछे आई और हमीद को आवाज लगाने लगी। वो उसकी चिल्लाती आवाज सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए। क्या हुआ रुबाब, सब ठीक है ना? हमीद परेशानी से बोले। मामू जान, फारिया बाजी और नादिर ने मेरी मेहंदी खराब कर दी, वो भी जानबूझकर। देखें, वो अपनी मेहंदी दिखाते हुए बोली। और अब नादिर और फारिया की शामत आनी थी। हमीद नादिर और फारिया को सुनाए जा रहे थे और रुबाब बड़े मजे से दोनों की इज्जत अफजाई होते देख रही थी। रुखसार ने मन ही मन में सोच लिया कि कल का सारा काम रुबाब से करवाएंगी। रुबाब दुल्हन बनी थी, बैठी थी और सिर्फ रोए जा रही थी। हाय मेरी किस्मत, इतनी आम सी शादी हुई, मेरी कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। क्या मजा ऐसी आम शादी का, ये तो हर किसी की होती है। रुबाब बच्चों की तरह रोए जा रही थी और मरियम परेशानी से कब से उसको समझा रही थी, जबकि पास बैठी फारिया मुसलसल हंसे जा रही थी और उसका मजाक बना रही थी। तो तुम कौन सी खास हो जो शादी भी खास हो? तुम्हारी आम सी लड़की हो, आम ही शादी होगी, पर बदकिस्मती से शौहर हैंडसम मिल गया तुम्हें बस।
फारिया ने फिर से उसका मजाक बनाया। आप तो चुप करो बलडोजर, अल्लाह करे आपको तो शौहर भी कोजा मिले। रुबाब उस पर चिल्लाई थी। भाड़ में जाओ, मैं तो चली डांस करने। फारिया मजे लेते उठ खड़ी हुई। ख्याल से कहीं स्टेज विटेज न तोड़ देना। रुबाब ने इसी तरह रोते हुए भी उसको न बख्शा। सफिया सनम उसको संभालो, मैं मेहमान देखकर आई। मरियम वहां से उठकर चली गई। चल रुआब अब रोना बंद कर, आज तो तेरा खुशी का दिन है यारा। सनम ने शरारत से कहा। खुशी का दिन है? कैसी खुशी? कोई ड्रामेटिक टाइप की शादी होती तो याद रहती, ये कैसी शादी हुई? शादी से पहले कोई रोमांस ही नहीं, ना ही होने वाले का मुंह देखा, पता नहीं कैसा दिखता होगा कमबख्त। रुबाब ने अपना सर पीटा। अभी रोमांस तो शादी के बाद ही शुरू होना है। सफिया के कहते ही सफिया और सनम ने ताली मारी और हंसने लगी। ताली में नाली में जा गिरो तुम लोग। रुबाब उन पर लानत भेजती हुई अपना शरारा संभालते उठी। कमीनियों, लाइनर बिगड़ गया है, वही ठीक कर लो। किसी काम तो आ जाया करो। रुबाब खुद को आईने में देखते हुए उन दोनों से बोली। रुबाब रुखसत होकर अपने ससुराल में बैठी थी। घर काफी बड़ा था शान का, और घर में कम ही लोग थे, बस उसकी दो बहनें, एक माँ और दो तीन मुलाजमा। शान के वालिद 8 महीने पहले वफात पा चुके थे, इसलिए अब शान ही सारे घर का सरबराह था। रुबाब इन सब के दरमियान अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सिर्फ नौरीन बेगम, ताहिरा और आयशा ही वहां मौजूद थी, और शान मलिक था कि अभी तक जाहिर नहीं था। रुबाब को अभी तक अपने शौहर का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। बेटा तुम आराम करो, अपने कमरे में थक गई होगी ना। नौरीन बेगम रुबाब को बोली, जो शुरू से ही उसे काफी शफकत से पेश आ रही थी। अब इनको कौन क्यों थकना है भला, सारे फंक्शन में बस बैठी ही तो रही हैं। आयशा ने अपनी आदत से मजबूर उस पर तंज किया। आयशा आज तो खामोश हो जाओ, और मैं आती हूँ, शान को फोन करो जरा, कहाँ रह गया है पता नहीं। वो उसको डांटते हुए वहां से चली गई और शान को फोन मिलाने लगी। स्नो वाइट की एक फारिया से जान छूटी तो दूसरी पल्ले पड़ गई। रुबाब ने आयशा को देखते हुए सोचा, शान भाई तो पता नहीं कहाँ गायब हैं, अभी तक नहीं आए, शायद आने का दिल ही नहीं कर रहा उनका। आयशा ने मौके का फायदा उठाते एक और तंज उछाला। आयशा ये तंज करना छोड़ दो, शान भाई अपने दोस्तों के साथ मसरूफ होंगे, आते ही होंगे बस। ताहिरा आयशा को डांटते हुए बोली, और वो आयशा के बरक्स काफी सुलझी हुई थी, और रुबाब तो वो तो बस सर झुकाए इन दोनों की बातें सुन रही थी। वैसे शान भाई की मर्जी के खिलाफ हुई है ये शादी, इसलिए ज्यादा नखरे उठवाने का मत सोचना, उससे कि काफी तेज हैं भाई। आयशा ने मुस्कुराते हुए जहर उगला। रुबाब ने उसकी तरफ हैरत से देखा और फिर ताहिरा को देखा। आंखों में सवाल था कि क्या वाकई ये सच है? मर्जी के खिलाफ होती तो वो शादी ही क्यों करते? बस अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती हैं, तुम टेंशन ना लो रुबाब। ताहिरा ने उसको प्यार से समझाया। वो रुबाब को बिल्कुल मरियम की तरह लगी। वैसे भी शादी कौन सा भी मेरी भी मर्जी से हुई है, कहाँ मैं लव मैरिज के ख्वाब देखती थी, पर स्नो वाइट के पल्ले पड़ गई ये अरेंज मैरिज। रुबाब ने मन ही मन में सोचा। रुबाब अपने कमरे में बैठी थी। काफी इंतजार के बाद जब शान नहीं आया तो वो टीवी खोलकर बैठ गई और वहां पर कार्टून चैनल लगाया और बड़े शौक से वो देखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शान आया और कमरे में आते ही उसने अपनी बीवी को दुल्हनों के जोड़े में कार्टून देखते हुए पाया। उसका तो दिमाग ही चकरा ही गया। कमरे में सिर्फ टीवी की ही रोशनी थी और रुबाब की पुश्त शान की तरफ थी। वो ठीक तरह से उसका चेहरा नहीं देख पाया था अभी तक। शान ने उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सारी लाइट्स ऑन की कमरे की। रुबाब ने चेहरा मोड़कर उसको देखा, और जैसे ही दोनों की नजरें आपस में टकराईं, तुम दोनों एक साथ बोले, मेरा मतलब आप। रुबाब ने अपनी तस्वीर की और शान को देखा, जो तीखे तेवर लिए उसी को देख रहा था। वही गंदमी रंगत, काले घने बाल, हल्की सी शेव और गोल्डन कुर्ता। प्रिंस, ये तो वही हैं जो स्नो वाइट को पसंद आए थे, मतलब यही स्नो वाइट के प्रिंस हैं। वाह, रुबाब ने मन ही मन में सोचा। ये वही था जो उस दिन गेट पर आया था और बिना इजाजत अंदर भी घुस आया था अपने आदमियों के साथ मिठाई लेकर। वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे, पर रुबाब के चेहरे पर खुशी तो शान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम रुबाब हो? शान ने हैरत से सवाल किया। आप शान हो? रुबाब ने खुशी और हैरत से पूछा। मेरी शादी तुम सरफिरी से हुई है? या अल्लाह, कहाँ फंस गया। शान ने खुद से बुड़बड़ाया और बेड के दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। आपू ने कहा था कि दूल्हा के सामने शर्माना और ज्यादा बात ना करना। रुबाब को मरियम की बात याद आई। वो सीधी होकर बेड पर बैठी दुल्हनों की तरह और शर्माने की कोशिश करने लगी। शाम ने उसको अजीब सी नजरों से देखा, जो कि पहले बड़े मजे से बैठी थी, अब अचानक दुल्हन की तरह बैठ गई और आंखें नीचे किए मुस्कुराकर शर्माने भी लगी थी। तुम्हारे दिमाग का स्विच वाकई उड़ा हुआ है क्या? शान ने उसको एक नजर देखकर कहा और अपनी बात उतार कर टेबल पर रख दी। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? रुबाब ने गुस्से से कहा। शान ने पहले टीवी की तरफ देखा जहां कार्टून चल रहे थे और बाद में रुबाब को देखा। नहीं, पागल भी बहुत छोटा लफ्ज है, शान ने तैवरी चढ़ाकर कहा। कंट्रोल रुबाब, कंट्रोल, इनसे नहीं लड़ना तुम्हें। रुबाब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। शान बेड पर उसके थोड़ा सामने होकर बैठा। रुके रुके, मैं घूंघट करूं, फिर आप इसको उठाना, मैंने देखा है ड्रामों में ऐसा होता है। रुबाब ने जल्दी से कहकर घूंघट कर लिया।
तुम्हारे मामू और मोमानी पर केस करना चाहिए मुझे, शान ने उकता कर कहा और बेड से उठ गया। है क्या मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर कहा। बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए। शान ये कहता हुआ वहां से उठा। मैं बच्ची हूँ, आपका मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर शान को देखते हुए कहा, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, जो बार बार मतलब भी पूछती हो? शान उकताहट से बोला था। रुबाब उसको गुस्से से घूरने लगी। ये लो मुंह दिखाई। शान ने एक डब्बी उसकी तरफ उछाली और वॉशरूम में घुस गया। ऐसे देते हैं मुंह दिखाई? शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? रुबाब इस डब्बी को खोलते हुए दांत पीसते बोली। स्नो वाइट के लिए सोने की अंगूठी डायमंड की होनी चाहिए थी ना? वो पसमर्दगी से बोली। घूंघट तो उठा लेते, इतना प्यार से कहा था। खड़ूस। रुबाब ने तंग आकर अपना दुपट्टा ही उतार कर रख दिया। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब शान की आंख खुली किसी के जोरदार खराटों की आवाज से। शान ने मुड़कर देखा तो रुबाब बड़े मजे से सोई खराटे मार रही थी। खराटे लेना बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही। शान ने उसको झंझोड़ते हुए कहा। जी जी, क्या हुआ? स्नो वाइट ने कुछ नहीं किया। रुबाब बौखलाकर उठी थी। अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर निकलो, और ये खराटे अब दिए ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। शान गुस्से से बोला। अब खराटे आ रहे हैं तो रोक तो नहीं सकती इनको। रुबाब बेबसी से बोली। रोकना पड़ेगा अब, आई समझ? शान ये कहते हुए वापस सो गया। रुबाब सोचती रही कि कैसे खराटे रोके जा सकते हैं। जब कोई तरकीब उसको नहीं सूझी तो लापरवाही से कंधे उचकाकर सो गई और रात भर शान को अपने कानों पर तकिए रखकर ही सोना पड़ा। उठो, उठो भी। शान कब से उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मोहतरमा तो काफी गहरी नींद में थी। शान को नौरीन बेगम ने कहा था कि रुबाब को उठाकर लाए। क्या है? रुबाब खुफगी से बोली। आंखें अभी तक उसने नहीं खोली थी। घोड़े बेचकर सोई हुई हो क्या तुम? उठो जल्दी से, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। शान ने उसको जोर से झंझोड़ा, जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो डाइन भी नहीं है यहाँ, अब क्यों स्नो वाइट को तंग कर रहे हो आप? रुबाब ये कहकर कंबल सर तक ओढ़े फिर से सो गई। डाइन, स्नो वाइट? शान को उसकी बातें समझ नहीं आई। शान ने उसको 2 मिनट तक देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ एक जग देखा जो कि ठंडे पानी से भरा हुआ था। शान ने वो उठाकर सारा पानी रुबाब पर उड़ेल दिया। वो बौखलाकर उठी। एसी की ठंडक में वो ठंडा पानी और बिल्कुल कांप कर रह गई। ये क्या किया? ऐसे कोई उठाता है क्या? नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते थे? उफ, सर्दी हो रही है। रुबाब ने गुस्से में आकर कहा। नॉर्मल इंसानों को ही नॉर्मल तरीके से उठाया जाता है। शान भी कड़े तेवरों के साथ बोला। रुबाब ने उसको घुरा और घुरती ही रह गई। ये घूर किसको रही हो तुम? शान ने सख्त लहजे में कहा। उसको तो आज तक किसी ने इस तरह नहीं घूरा था जिस तरह आज रुबाब घूर रही थी। यहाँ पर जो सारी फौज खड़ी है उसको घूर रही हूँ। रुबाब ने इसी तरह उसको घूरते हुए कहा। शान ने भी उसको घूरा। जाहिर है कमरे में आप ही खड़े हैं, आपको ही घूर रही थी मैं। रुबाब तेज आवाज में बोली। चिल्लाओ मत मेरे सामने, कैंची की तरह जो ये जुबान चलाती हो ना, काट कर फेंक दूंगा। शान ने उसको उंगली उठाकर वार्न किया था। रुबाब अब थोड़ी सहम गई, पर फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती गुस्सा लाने की कोशिश करने लगी। वो अपना डर उसको पहुंचाने की जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। शराफत से यहाँ से उठो, जाओ और तैयार होकर नीचे आओ। और हाँ, अपनी बेकार खोपड़ी से ये बात निकाल मत देना। शान कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, सब स्नो वाइट पर ही अपना जोर चलाओ। बेचारी स्नो वाइट ही बची है ना कि सब इस पर गुस्सा करें। अल्लाह, क्या इस खड़ूस में फंसा दिया बेचारी स्नो वाइट को। काश मैं किसी जंगल में खो जाऊं और कुछ बोने मुझे उठाकर ले जाएं और बिल्कुल स्नो वाइट की तरह मेरी खिदमत करें। रुबाब रोती शक्ल बनाते खुद से बुड़बड़ाई। वो नीचे आई और सबको सलाम करते हुए टेबल पर शान की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रुबाब ने टेबल पर सजे लवाजमात पर नजर घुमाई जहां काफी सारी डिशेस बनी हुई थी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? रुबाब ने इन डिशेस को देखकर कहा। नहीं बेटा, नौरीन बेगम मुस्कुराते हुए बोली। तो क्या किसी शादी से खाना आया है क्या? रुबाब के कहते ही आयशा जोर से हंस पड़ी। रुबाब की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कभी अपनी टेबल पर इतनी डिशेस नहीं देखी थी। शायद आयशा ने उसके मजाक बनाई। आयशा, मैं दोबारा तुम्हें ऐसे किसी का मजाक उड़ाता हुआ ना देखूं। शान ने उसे सख्त लहजे में बावर करवाया। आयशा उसकी बात सुनकर सर झुकाए खाने में मसरूफ हो गई। शैतान, बुलडोजर की शागिर्द। रुबाब मुंह बना गई और शान को देखा जो सबसे बेखबर खाने के साथ इंसाफ कर रहा था। खड़ूस थोड़ा सा अच्छा भी है वैसे, पर क्या ही था कि अगर बोल लेता मेरी बीवी से इस तरह बात ना करो। पर नहीं, दिमाग सातवें आसमां पर है इनका। रुबाब ने उसको देखकर सोचा। शान ने उसके घुरने पर एक तीखी नजर उस पर डाली तो वो खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। रुबाब ने शान को लॉन में देखा जो किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ था। उसके दिमाग में एक शैतानी आई। सुबह मुझ पर पानी फेंका था ना, अब बताती हूँ इनको। रुबाब चलकर किचन में गई और वहां से तेल उठाकर सीढ़ियों पर लगा दिया। तेल किचन पर रखकर सोफे पर बैठ गई और कोई बुक उठा ली। अब तो बस शान के आने का इंतजार था। शान मोबाइल देखते हुए आ रहा था। रुबाब को तो बस इंतजार था वो मंजर देखने का जब शान फिसल कर वहां से गिरता। इसी दौरान आयशा मोबाइल पर बात करते
दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुबाब ने उसको रोकना चाहा। हाँ मम्मी। इतनी देर में वो सीढ़ियों पर बुरी तरह से गिरी हुई थी। शान ने रुबाब की तरफ देखा जो उल्टा बुक पकड़े आयशा को ही देख रही थी। शान समझ गया कि ये हरकत इस सरफिरी की ही होगी। वो आयशा की तरफ बढ़ा। रुबाब भी उसकी तरफ भागी और आयशा की परवाह किए बिना जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसको दिया। ये लो। शान और आयशा ने उसको ना समझने वाली नजरों से देखा जो आयशा का मोबाइल पकड़े उसको दे रही थी। मैंने सुना है और देखा भी है कि अगर आज के दौर में कोई इंसान गिर जाए तो ज्यादा परवाह उसकी नहीं बल्कि उसके मोबाइल की जाती है और इस इंसान को भी खुद से ज्यादा परवाह अपने मोबाइल की ही होती है। रुबाब ने वजाहत दी। शान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उफ मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ गई मुलाजमा? जरूर इसने किया होगा ये सब। आयशा का शक मुलाजमा पर गया। रुबाब को उसकी हालत देखकर हंसी तो बहुत आई पर वो दबा गई। चलो ऊपर वाला भी जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। खड़ूस ना सही तो ये बुलडोजर की शागिर्दी ही सही। रुबाब ने मन ही मन में कहा और कमरे से निकल गई। शान भी उसके पीछे निकला। ये सब तुमने किया ना? शान ने उसकी बाजू दबोच कर कहा। अल्लाह अल्लाह करे मैं क्यों करने लगी ऐसा? रुबाब ने हैरान होने की एक्टिंग की क्योंकि ये काम सिर्फ एक उल्टे दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है और वो इस दुनिया में तुम ही हो। शान ने चिढ़ खाते हुए कहा। आपको बड़ा पता है दुनिया का, जैसे सारी दुनिया देखकर आए हो। रुबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते कहा। देखो लड़की मेरे सामने जुबान चलाना बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शान ने उसको वार्न किया था। अच्छा। रुबाब अपना बाजू छुड़ाते वहां से निकल गई। शान कमरे में आया तो इसी तरह रुबाब को टीवी के सामने बैठे हुए देखा और टीवी पर कार्टून ही चल रहे थे। उसकी आंत पर रुबाब ने मुड़कर उसको देखा और टीवी म्यूट पर लगाए उसके साथ सोफे पर बैठ गई। शान जो कि अपना लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था रुबाब को मुसलसल खुद पर नजर जमाते देखा तो लैपटॉप से नजरें हटाकर रुबाब को देखा जो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है? शान ने उकताहट से कहा। वो पिक्चर्स आपकी हैं? रुबाब ने एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। हाँ यूनिवर्सिटी के वक्त की हैं। शान ने कहते ही फिर से अपनी नज़र लैपटॉप पर मरकूज कर ली। यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी चाहते थे? कितने मज़े होते हैं ना वहाँ। अच्छी अच्छी कहानी खाने की चीज़ें, ये बड़े बड़े गार्डन, बड़ी क्लास रूम्स, हल्ले गुल्ले। आपने भी बहुत मज़े किए होंगे। रुबाब ने चहकते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता और मैं मज़े करने नहीं पढ़ने जाता था। शान इसी तरह संजीदगी से बोला। आप मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना। मुझे बहुत शौक है आगे पढ़ने का। रुबाब ने उसके सामने अपनी फरमाइश जाहिर की। शान ने हैरान होते उसको घूरा। रुबाब उसके इस तरह घूरने पर सोचने लगी कि उसने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तुम्हें जितना शौक है ना पढ़ने का मैं हमीद अंकल से सुन चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने फजूल बातें मत करो अब। शान ने सख्त लहजे में कहा और वापस लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। पर उठो यहाँ से और मेरे लिए चाय बनाकर आओ जल्दी। बातों में सारा वक्त बर्बाद मत किया करो, ना अपना ना मेरा। शान के इस तरह कहने पर वो पैर पटकते हुए वहां से निकल आई। बड़ा कोई मुल्क संभालना है इनको जो वक्त बर्बाद होता है बातों से इनका। उफ स्नो वाइट को प्रिंस तो मिल गया पर काफी ज्यादा खड़ूस प्रिंस मिला। शान कब से सोने की कोशिश कर रहा था पर वो थी कि टीवी खोले रात के 2 बजे मॉर्निंग शो रिपीट में देख रही थी। ये टीवी बंद करो मैं कह रहा हूँ। शान आखिर गुस्से से बोल पड़ा। लाइट्स ऑफ है आप सो जाए ना। रुबाब ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही इस टीवी की आवाज में। शान उठकर बैठ गया। थोड़ा कम कर देती हूँ ना। रुबाब ने थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया। इस वक्त रात को मॉर्निंग शो कौन देखता है? शान बुरी तरह से उकताया। मैं देखती हूँ ना और रात को रिपीट चलता है, जाहिर है लोग देखते होंगे। रुबाब अब टीवी से नजरें हटाए उसको देखकर बोली। अब शान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और उठा और टीवी का स्विच निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बहुत बुरे हैं आप, रुबाब उकता कर बोली। रुबाब जूस पीती पीती लॉन में टहल रही थी। जब जूस का डब्बा खाली हुआ तो उसके मुड़े हुए कोनों को खोलकर जूस के डब्बे को फुलाकर जमीन पर रखा। शान जॉगिंग से लौटा था और अपना प्रोटीन शेक लबों से लगाते हुए आ रहा था। ना शान को रुबाब की मौजूदगी का इल्म था और ना ही रुबाब को शान की मौजूदगी का। रुबाब ने जूस के डब्बे पर जोर से पाँव मारा। पटाख। डब्बे के फटने की आवाज से शान यकदम बौखलाया क्योंकि वो हरकत के लिए तैयार नहीं था तो उसके हाथ से उसका प्रोटीन शेक छूटता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसने रुबाब की तरफ देखा जो हंसती हुई कूद कूद कर तालियां बजा रही थी। उसको अपने पटाखे की खुशी थी। शान लंबे डग भरता उसकी तरफ आया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें अपने बेकार किए हुए कारनामे पर? शान गुस्से से चिल्लाया। रुबाब ने उसकी तरफ देखा और नीचे गिरा हुआ प्रोटीन शेक भी। रुबाब दांतों तले जुबान दबा गई। उसको समझ आ गया था कि उसने अनजाने में क्या कर डाला। अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें मैं, बहुत परेशान कर रखा है तुमने। शान की पेशानी की रगें तन चुकी थीं और वो गुस्से से बोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अम्मी बचा ले। रुबाब हवा में हाथ उठाते चिल्लाकर भागने लगी। शान उसके पीछे दौड़ा। आज तुम्हें मैं सबक सिखा कर रहूंगा। वो उसको आज नहीं छोड़ने वाला था। वो भागते भागते पैर मुड़ा और वो नीचे जा गिरी। उफ अल्लाह, रुबाब चिल्लाई। शान अब घुटनों के बल उसके सामने बैठा। और करो शैतानियां।
उसने गुस्से से उसे देखते हुए कहा था, आपकी बद्दुआ लगी है मुझे। वो रोते हुए बोली, अच्छा हाथ दो अपना, उठो। शान ने उठकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। रुबाब उसकी हमदर्दी पर खुश हुई और खुश होते हुए अपना हाथ उसके हाथ में देकर उठने लगी। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर को उठी, शान ने उसका हाथ छोड़ा और वो फिर से जमीन पर गिरी, जो उसके हाथ के सहारे ही खड़ी होने लगी थी। रुबाब ने पहले उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खुद ही हंस पड़ी। तुम्हें वाकई किसी न्यूरोलॉजिस्ट को की जरूरत है। शान उसको घूरते हुए निकल दिया। आज उसको वाकई में रुबाब नॉर्मल नहीं लगी थी और आपको किसी जोकर की जरूरत है जो आपको हंसा सके, खड़ूस ना हो तो। रुबाब दांत पीसते हुए बुड़बड़ाई थी। वो आज हमीद के घर आई हुई थी शान के साथ। सबसे मिलकर वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ी जहां नादिर फुटबॉल से खेल रहा था। उसकी किक पड़ते ही फुटबॉल रुबाब के पैरों में गिरा था। ए चश्माटू इधर देख। रुबाब ने नादिर को फुटबॉल बिल्कुल सर पर दे मारा। नादिर का चश्मा गिरते गिरते बजा। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। नादिर ने उंगली उठाकर उसको वार्न किया था। अबे चलना, आया बड़ा सजा दिलवाने वाला। और कौन सजा देगा मुझे? अब वो तुम्हारी डाइन माँ, बच्चे अब तो तुम्हारे ख्वाबों में ही। रुबाब उसको चिढ़ाते हुए तंजिया बोली, आपने उनको डाइन? मैं अभी अम्मी को बताना हूँ। नादिर अपनी बॉल उठाते हुए बोला। अब तो वो रुबाब फारूक को छू भी नहीं सकती। रुबाब ने नादिर को और चिढ़ाया और उसका चश्मा लेकर पूरे गार्डन में दौड़ने लगी। वो भी उसके पीछे भागा। रुबाब की अचानक एक मजबूत जिस्म से टक्कर हुई थी। उसने अपने सर पर हाथ रखा जैसे किसी चट्टान से टकराई हो और ऊपर चेहरा करके रुबाब ने देखा, अरे खड़ूस आप। रुबाब की आंखें हैरत से खुल गईं। शान ने उसको खुद से दूर हटाया। तुम्हें क्या इधर से उधर भागने में मजा आता है क्या? शान ने उकताहट भरे लहजे में कहा। नादिर ने आकर रुबाब से अपना चश्मा लेना चाहा। मेरे ग्लासेस। रुबाब ग्लासेस अपने पीछे छुपाते नादिर को घूरने लगी। अंकल, इनसे कहें कि मुझे अपने ग्लासेस दें। अंकल। रुबाब उसके अंकल कहने पर हंस पड़ी और शान को घूरते ही चुप हो गई। ग्लासेस वापस करो बच्चे के। शान ने रुबाब से कहा, बच्चा अल्लाह की पनाह, यह बच्चा नहीं आफत है आफत। रुबाब नादिर के सर पर चिप्त रसीद करते हुए बोली। नादिर ने अपना सर सहलाकर मासूम नजरों से शान की तरफ देखा। वो एक खोटे सिक्के, ये मासूम शक्लों से इनको रिझाना बंद करो। शान, आप इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइएगा। ये बहुत ही शातिर है। मोमानी के सामने भी ऐसे ही अपना मासूमियत वाला कार्ड खेल कर डांट पड़वाता है मुझे। रुबाब ने शान को पहले ही आगाह करना चाहा। तुम्हारा मुझे पता है, चलो अब ग्लासेस वापस करो उसके। शान ने उसकी बात का असर लिए बिना कहा, लेकिन मैंने कहा वापस करो। शान उसकी बात काटकर सख्त लहजे में बोला। रुबाब ने ना चाहते हुए भी चश्मा नादिर को दिया। वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए वहां से निकल गया। अभी तो मौका था इस खोटे सिक्के को तंग करने का और आ गया खड़ूस अपनी धौंस जमाने। रुबाब ने उसे घूरते हुए सोचा, ये घूरना बंद करो मुझे, समझ आया? शान उसके घूरने पर गुस्सा करते चला गया। उसको सख्त नापसंद था कोई उसको इस तरह घूरे। शान, रुबाब, फारिया और नादिर शान की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अजीब ही रवाज है यहाँ, तुम्हारे घर के बिल्कुल तुम्हारी तरह। शान रुबाब के कान में घुसकर फुसफुसाया। चेहरे पर काफी ज्यादा उकताहट थी। इसमें अजीब क्या है? दामाद पहली दफा बेटी के साथ घर आए तो उसको उसके बहन भाई को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ता है। कितना प्यारा रवाज है। रुबाब मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। शान बोलते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा। अबे रुक खोटे सिक्के, आगे मैं बैठूंगी। नादिर आगे का दरवाजा खुलने ही वाला था कि रुबाब ने उसकी शर्ट का गला पकड़ते उसे रोकना चाहा। आगे मैं बैठूंगा, छोड़ो मुझे छिपकली। नादिर की छोटी सी नाक पर गुस्सा चढ़ा। चल बे आया बड़ा, एक चपेट मारकर ना तेरा गाल लाल कर देना है मैंने। चुप करके पीछे बैठ। रुबाब अपना हाथ हवा में लहराते बोली। जल्दी बैठ जाओ तुम दोनों। शान ने शीशा नीचे करके इन दोनों को कहा, आगे मैं बैठूंगा, आप इसको कहें कि पीछे बैठे। नादिर अपनी शर्ट का गला उससे छुड़वाते हुए शान से मुखातिब हुआ। ये क्यों बैठे आगे? आपकी बीवी मैं हूं, मैं ही आगे बैठूंगी। रुबाब ने नादिर को पीछे करना चाहा। मैं बैठूंगा। नादिर भी गाड़ी का दरवाजा पकड़ के खड़ा हो गया। शान बस कोफ्त से इन दोनों को देख रहा था। नादिर तुम बैठ जाओ आगे, रुबाब पीछे जाओ। शान ने जल्दी से उनका मसला हल करना चाहा, लेकिन शान मैं क्यों? रुबाब खफा हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे बैठने से, बैठ जाओ। रुबाब बच्चों के साथ बच्ची मत बना करो। शान ने उसको डांटा तो वो पैर पटकते पीछे की तरफ बैठ गई और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। दरवाजा तोड़ मत देना। शान अंकल की गाड़ी का। नादिर ने पीछे मुंडी मोड़े शैतानी करना चाही। तू चुप कर जा वरना बजाऊंगी ना कान के नीचे ऐसी कि 2 दिन तक अपना जबड़ा हिलाने के काबिल नहीं रहेगा। रुबाब ने गुंडों वाले अंदाज अपनाते कहा और जहां नादिर मुस्कुराया वहीं शान हैरान रह गया रुबाब को इस लहजे में बात करते देखकर। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? शान ने हैरत से कहा। शान भाई ये तो ऐसे ही बात करती है, आपको आज पता लगा? फारिया ने जल्दी पर तेल डाला। बुलडोजर अपनी जुबान बंद रखें, आई बड़ी। रुबाब बुरी तरह से तप चुकी थी। हद दर्जा बदतमीज हो तुम, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। फारिया ने उसको शर्मिंदा करना चाहा। ओ बड़े चाहे कितनी भी बदतमीजी से पेश आए, छोटे चुप करके सुने। वाह भाई ये अच्छा है। और फारिया बाजी, अगर हम छोटों का फर्ज है बड़ों की इज्जत करने का तो बड़ों को भी चाहिए हमें प्यार दें। रुबाब की बात सुनते ही फारिया खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी।
रुबाब, आइंदा मैं तुम्हें गलत लहजे में बात करता हुआ ना सुनूं, मुझे नहीं पसंद आया ऐसा लहजा। शान ने उसको बावर करवा दिया। लेकिन शान, आप हमेशा मुझे, अब एक और लफ्ज नहीं, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। शान उसकी बात काट कर बोला। उफ, अब स्नो वाइट दो विलन्स में फंस चुकी है और प्रिंस, फिर भी विलन्स ने अपना जादू चला दिया है, जिसकी वजह से वो उनके काबू में आ गए हैं और उनकी झांसे में आकर स्नो वाइट से लड़ रहे हैं। स्नो वाइट को जल्दी से इस जादू का तोड़ निकालना होगा। रुबाब ने शान, नादिर और फारिया को देखते हुए सोचा। मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा मैंगो आइसक्रीम पार्लर आते ही फारिया और नादिर ने गाड़ी में बैठे फरमाइश की। रुबाब को वो दोनों ही फ्लेवर्स अच्छे लगते थे, पर इन दोनों ने कह दिए थे वो उनसे ड्राइंग नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर? शान ने रुबाब से पूछा, जो अपनी सोचों में गुम थी। जो आप अपने लिए लें वही मेरे लिए भी। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुम अपना बताओ, शान ने संजीदगी से कहा। कोई भी ले आए बस, रुबाब ने मुंह बनाकर कहा और खिड़की खोले बाहर की तरफ देखने लगी। नादिर और शान गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लाने चले गए। कैसा बंदा है, आइसक्रीम ही नहीं खाता। और स्नो वाइट की तो किस्मत ही खराब है, पहली बार अपने प्रिंस के साथ आउटिंग पर आई, वो भी दो विलन्स के साथ। रुबाब ने दूर खड़े शान को देखते हुए सोचा। रुबाब अब इंतजार करते करते बोर हो रही थी। उसको एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया, जो उनकी गाड़ी के पीछे की तरफ था। उसके मन में एक शैतानी उमड़ आई। वो सीधी होकर बैठ गई और उस बूढ़े शख्स का इंतजार करने लगी कब वो उनकी कार के दरवाजे के सामने से क्रॉस होगा। और जैसे ही वो शख्स उस खिड़की पर दिखा, हाउ, रुबाब ने जोर से चीखकर खिड़की का शीशा जल्दी से चढ़ा दिया। वो बूढ़ा शख्स बुरी तरह से भून चुका रह गया था और आंखें फाड़े खिड़की की तरफ देख रहा था, जो बंद हो चुकी थी। पागल तो नहीं हो गई? फारिया ने उसकी ये शैतानी देख ली थी। हाँ, हो गई हूं तो, रुबाब ने कंधे उचकाकर कहा और सब खिड़कियां देखने लगी कि सब बंद है कि नहीं। शादी के बाद पर लग गए हैं तुम्हें, फारिया ने अपने मोबाइल में टाइपिंग करते बोली। आप ही कर लें, क्या पता आपको भी पर आ जाए, रुबाब मुस्कुराते हुए बोली। इतनी देर में शान और नादिर गाड़ी में आकर बैठे और उनको आइसक्रीम के कप थमा दिए। रुबाब को वो बूढ़ा शख्स याद आया, जो गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शान, ड्राइव करें ना, रुके क्यों हैं? रुबाब को जल्दी से निकलने की थी वहां से। तुम लोग खा लो आराम से, शान ने मोबाइल चलाते हुए कहा। नहीं शान, ऐसे मजा नहीं आना, रुबाब ने जिद की, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स आकर शान की साइड वाली खिड़की बजाने लगा। अब तो स्नो वाइट गई, रुबाब ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा। शान ने खिड़की नीचे की और इस शख्स की तरफ देखा। भाई साहब, अपनी खवातीन को समझाएं, ऐसे किसी बुजुर्ग को डराना मुनासिब नहीं है। उस आदमी की शिकायत लगाते ही शान रुबाब की तरफ मुड़ा। रुबाब, शान गुर्राया। नादिर और फारिया ने भी उसकी तरफ देखा। रुबाब का रंग उड़ गया। आइंदा से मेरी तौबा के कहीं तुम्हें बाहर ले जाऊं, शान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे और अपने घर के लिए निकले थे। रुबाब कब से खामोश होकर मुंह फुलाए उसकी डांट सुन रही थी। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई उस अंकल के सामने, तुम्हारी वजह से मैंने उसको सॉरी कहा। शान का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, अब बस भी, सॉरी कहने से आप छोटे तो नहीं हो गए? रुबाब से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। शान, मलिक हूं मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। मैं ऐसा हूं कि लोगों से सॉरी करवा दूं, और तुम्हारी वजह से आज किस्मत ने मुझे ये भी दिन दिखा दिया कि मैंने, शान मलिक ने, पहली बार किसी को सॉरी कहा। शान की सुई अभी तक वहीं सॉरी पर अटकी हुई थी। हाँ हाँ, पता लग गया मुझे, आप शान मलिक हैं। शान मलिक, आप किसी को सॉरी नहीं करते, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, रुबाब ने शान मलिक पर जोर देते हुए कहा। वो कब से उसका शान नामा सुनकर तंग आ चुकी थी। तुम मेरे साथ आइंदा बाहर नहीं आओगी, अंडरस्टैंड? शान ने उसको गुस्से से देखकर कहा। रुबाब मुंह बनाए सीधा रोड पर नजरें टिकाए बैठ गई। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, देखा आपने कि स्नो वाइट पर कितना जुल्म होता है। पहले वो डाइन, खोटा सिक्का और बुलडोजर, और अब स्नो वाइट का प्रिंस भी। बस मेरे लिए दुआ करें कि स्नो वाइट सब्र करना सीख ले। रुबाब ने मन ही मन में सोचा और अपने दिमाग में अपनी एनिमेटेड मूवी का एक और सीन ऐड कर लिया। रात में शान बेड पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था और रुबाब भी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। वो टीवी देखे देखे बोर हुई तो शान की तरफ देखा, जो पूरी संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ था। रुबाब ने उसके कंधे पर सर रख दिया। क्या पढ़ रहे हैं आप? दिख नहीं रहा? बुक पढ़ रहा हूँ। शान की पोजीशन में कोई फर्क ना आया। कौन सी बुक? रुबाब इसी तरह उसके कंधे पर सर रखे उससे बात कर रही थी। है एक बिजनेस के हवाले से। शान के जवाब देने पर वो समझ गई कि वो उससे बात नहीं करने वाला और इसी तरह किताब पढ़ने के मूड में है, तो वो इसी तरह उसके कंधे पर सर रखे टीवी में रिपीट मॉर्निंग शो देखने लगी। शान को भी अब आदत पड़ गई थी रात भर जागने की और इसी तरह टीवी के शोर पर सोने की। रुबाब को वहीं उसके कंधे पर टीवी देखते देखते नींद आ गई। टीवी बंद कर लो रुबाब, शान ने बुक रखते हुए कहा और उसकी तरफ नहीं देखा। शान को जब जवाब ना मिला तो उसने रुबाब का चेहरा देखा। वो सो चुकी थी। उसने आहिस्ता से उसका सर पकड़कर अपने कंधे से हटाए, तकिए पर रखा कि उसकी नींद न खुल जाए। वो उसकी केयर करने लगा था। उसने रुबाब का चेहरा देखा। मासूमियत भरा चेहरा शान के दिल में उतर गया। उसने उसके चेहरे पर पड़े बाल हटाए और मुस्कुराया। रुबाब ने करवट ली तो शान होश में आया और टीवी बंद करता खुद भी सोने लगा।
वो शाम में ऑफिस से लौटा तो कमरे में आया जहां रुबाब उदास सी बैठी थी। शान ने उसको पहली बार इस तरह उदास देखा था। वो उसको इग्नोर करते अलमारी से कपड़े उठाते वॉशरूम में चला गया और चेंज करके आया तो वो उसी तरह ही बैठी हुई थी। तुम्हें आज क्या हुआ है? शान अपने बालों में ब्रश चलाते हुए बोला। मुझे मेरी सहेलियों की बहुत याद आ रही है। रुबाब उसके ऑफिस वाले बैग को अपनी जगह पर रखते हुए बोली। तो फोन कर लो उनको। शान अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला। फोन नहीं मेरे पास। अच्छा। शान अब लैपटॉप में मसरूफ हो गया। आपसे कुछ कहूँ? रुबाब ने शान को मुखातिब किया। कहो। शान लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाते बोला। आप मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना प्लीज। मेरी सहेलियां पढ़ रही हैं आगे, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मुमानी ने तो शादी ही करवा दी इंटर के बाद। रुबाब मुंह बसोड़ते हुए बोली। तुम्हें जितना पढ़ने का शौक है मैं जानता हूँ। तुम बस टीवी देखना, जूस के डब्बों से पटाखे बजाना और बच्चों पर रूब ही झाड़ना आता है। शान चेहरे पर उकताहट लिए बोला। इतना खड़ूस होना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रुबाब झुंझलाई। क्या कहा तुमने मुझे खड़ूस? आगे से इस नाम से पुकारा तो देख लेना। अब के शान ने लैपटॉप से नजरें हटाए उसको देखकर गुस्से से कहा। वो मुंह फुलाए बैठ गई और उसको तकती रही। अब तो स्नो वाइट का प्रिंस डाइन के जादू से पता नहीं कब निकले। शान बेटा, आप लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते? कुछ दिन सारा दिन बस ऑफिस के कामों में उलझे हुए हो। सब डिनर कर रहे थे तो नौरीन बेगम ने शान से कहा। अम्मी अभी तो मुमकिन नहीं है, बहुत काम पड़े हैं मुझे। शान ने बहाना बनाया। रुबाब का बहुत मन था वो घूमने जाए पर शान की बात सुनकर उसका मुंह लटक गया। अरे काम होता रहेगा, तुम लोग जाओ। रुबाब भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है। नौरीन बेगम ने कहा। ठीक है मैं सोचता हूँ। शान के कहते ही ताहिरा ने 2 टिकट्स उसके सामने लहराए। सोचने का टाइम गुजर चुका, मैंने मरी के टिकट्स करवा ली हैं। कल रात ही निकलना बस आप लोग। ताहिरा ने उसको मजबूर कर दिया जाने पर। शान हैरान परेशान था तो वहीं रुबाब की आंखें चमक उठी। रात में शान गार्डन में ठहरा था जब रुबाब उसको कॉफी देने आई और उसको देखकर वहीं रुक गई। शान व्हाइट टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपनी सोचों में गुम टहल रहा था। बहुत हैंडसम है ये तो, या फिर मुझे लग रहा है। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा। शान ने किसी की नजरें खुद पर महसूस की तो रुबाब की तरफ देखा। वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई पर शान ने उसको देख लिया था। शान नफी में सर हिलाते फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया और रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ मारा। पागल हो स्नो वाइट, ऐसे पागलों की तरह मत देखो प्रिंस को। अगले दिन शाम में रुबाब, ताहिरा और आयशा लूडो खेल रही थी। आयशा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे 4 नहीं 3 आए थे। रुबाब की गोटी मर रही थी आयशा की गोटी से तो रुबाब झूठ बोलने लगी। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी आखिरी गोटी मरे जो कि 5-6 दफा मर चुकी थी। ताहिराबाजी देखें इसको, मुंह पर झूठ बोल रही है। मेरे 4 आए हैं और इसको अपनी गोटी उठानी पड़ेगी। आयशा भी गुस्से से बोली। रुबाब, उसके 4 ही आए थे। ताहिरा के कहने पर रुबाब नफी में सर हिलाने लगी और अपनी गोटी पकड़कर बैठ गई। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखे ना। शान जब आया रुबाब को इस तरह लूडो खेलते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ गया। उसके जाने में बस 2 घंटे बाकी थे और वो इस तरह बड़े मजे से लूडो खेल रही थी। पैकिंग की है तुमने जो यहाँ लूडो खेल रही हो? शान उसके सर पर खड़ा होकर संजीदगी से बोला था। पैकिंग? उफ, मैं तो भूल ही गई। अब बस आखिरी गोटी है, पास करके आती हूँ। रुबाब की लापरवाही से कहने पर शान ने उसको बाजू से पकड़कर उठाया। उठो और जल्दी से जाकर पैकिंग करो। रुबाब, अगर गई तो मैं जीत गई। आयशा खुश होते हुए बोली। ऐसे कैसे जीत गई? रुबाब ने सारा लूडो उल्टा कर दिया। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। रुबाब, शान ने उसको घुरा। जाती हूँ ना, गुस्सा ना करे। रुबाब शान का गाल थपथपाते हुए वहां से निकल गई और शान उसकी इस हरकत पर गुस्सा जब्त किए एक ठंडी आह भरकर रह गया। दोनों मरी के लिए निकल आए थे। रुबाब बहुत खुश थे और हर नज़ारा देखकर शान से कुछ न कुछ कहती रहती। थोड़ी देर होटल में रुकने के बाद वो दोनों घूमने फिरने निकले थे। रुबाब बर्फ में खड़ी बर्फ से खेल रही थी और वहीं शान एक पत्थर पर बैठा हुआ अपने हाथ रगड़ रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। रुबाब ने उसको यूं बैठे देखा। यहाँ आकर भी खड़ूसी रहेंगे ये तो। रुबाब ने उसको देखकर बुड़बड़ाया और बर्फ का गोला बनाकर उसकी तरफ उछाला। शान यकदम उठ बैठा और गुस्से भरी नजर उस पर डाली। उसने भी गोला बनाकर उसको दे मारा और फिर रुबाब ने यह सिलसिला चलता रहा। वो दोनों थक कर अब होटल की तरफ जा रहे थे। आसमान ने अब काली चादर लपेट ली थी। वो होटल और रिसेप्शन पर खड़ा कीज ले रहा था तो उसको एक लड़की नजर आई। ब्राउन घुटनों तक आता कोट और उस पर जीन्स, ब्राउन बाल खुले हुए। वो चाबियां घुमाए अपनी धुन में चढ़ रही थी। अनुषे, शान ने उसको मुखातिब किया। वो लड़की मुड़ी और शान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। वो अब शान की तरफ बढ़ने लगी। रुबाब खड़ी हुई ये सब देख रही थी और शान को गुस्से से घूरने लगी। उसने उसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज शान, अनुषी ने उससे हाथ मिलाकर कहा। मैं बस हनीमून पर आया हुआ था यहाँ। शान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मिस्टर शान को आखिर कोई पसंद आ ही गया। वेरी नाइस। वैसे कौन है वो? अनुषी एक्साइटेड होकर पूछने लगी। ये है रुबाब, मेरी वाइफ। और रुबाब, इससे मिलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड अनुषी ने मुस्कुराकर रुबाब की तरफ हाथ बढ़ाया जिसको रुबाब ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए थामा। हाथ मिलाने के बाद वो फिर से शान से बातें करने लगी। दोनों को इस तरह मुस्कुराते देखकर रुबाब का खून खौलने लगा। वो दांत पीसी इन्हीं को देखे जा रही थी। लो भाई, स्नो वाइट की लाइफ में एक और विलन ने एंट्री मार दी
और उसको डाइन ने ही भेजा है प्रिंस को काबू करने के लिए। रुबाब अपनी कहानी में विलन को ऐड करना ना भूली। अनुशे और शान एक साथ बातें करते चल रहे थे और रुबाब उनके पीछे चल रही थी। लगता है काफी अच्छी दोस्ती है आपकी उससे। रुबाब कमरे में आते ही शुरू हो गई। हाँ, काफी दिनों बाद मिले हैं हम। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त रह चुकी है। शान मुस्कुराते हुए बोला। मुझसे तो मुस्कुराते हुए बात नहीं की आपने कभी, और उससे तो हंस हंस कर बात कर रहे थे। रुबाब उसके चेहरे को देखते हुए बोली, जहां से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। शान ने एक चिढ़ खाती नजर उस पर डाली। फजूल की ही सोचती रहना तुम। अब चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी और वो ये कहकर वॉशरूम चला गया। रुबाब ने उसका स्मार्टफोन देखा और उसको उठाया, उसको अनलॉक किया। शुक्र है कि पासवर्ड नहीं लगा इस पर। रुबाब खुद से बोली और गेम खेलना शुरू हो गई। और वो अक्सर हमीद का मोबाइल लेकर उसमें भी गेम खेला करती थी। वो मसरूफ थी गेम खेलने में। जब शान बालों में टॉवल चलाते हुए अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथों में अपना फोन देखकर शान का तो मानो बीपी हाई हो गया। उसने चलकर रुबाब के हाथों से अपना फोन चिपटा। रुबाब अपनी छोटी आंखें फाड़े चेहरा ऊपर किए उसी को देखने लगी। अब यही करना बाकी रह गया था कि तुम मेरा फोन चेक करो। शान तकरीबन चिल्लाया, पर मैं तो। चुप रहो, एक लफ्ज और मत बोलना। तुमसे नरमी से पेश आता हूँ और इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हद तक पहुंच जाओ। शान उसकी बात काट कर बोला, अब तुम मेरी जासूसी करना शुरू करोगी। शान उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला। रुबाब ने नफी में सर हिलाया और जैसे ही शान ने अपनी नजरें मोबाइल की तरफ की तो उसको गेम चलती हुई नजर आई। शान को अपनी बेवकूफ़ी पर नेदामत हुई। सॉरी, वो सॉरी कहकर निकल गया। सॉरी, सॉरी कहने से क्या होता है, देखते ही नहीं सही से, बस अंधाधुंध गुस्सा करना शुरू और आखिर में सॉरी। और सॉरी एक्सेप्ट होने का वेट भी नहीं। खड़ूस। रुबाब रोती शक्ल बनाए बुड़बुड़ाई। वो किसी शॉपिंग मॉल में आए थे और उनके साथ अनुषे भी आई हुई थी। दो दो लड़कियों के साथ हनीमून चल रहा है इनका तो। रुबाब ज्वेलरी के पास खड़ी हुई इन दोनों को देख रही थी। अनुषे अलग अलग ड्रेस अपने ऊपर रखती शान से मशवरा मांगे जा रही थी। रुबाब भी उनकी तरफ बढ़ी और एक ड्रेस उठाकर शान को दिखाया। ये कैसा लग रहा है मुझ पर? रुबाब ने मुस्कुराते हुए शान से पूछा। इतना अच्छा नहीं। शान के कहते ही रुबाब ने मुंह बनाए ड्रेस को उधर ही रख दिया। अब के अनुषा ने एक ड्रेस उसको दिखाई। शान, ये देखो। चॉइस काफी अच्छी है तुम्हारी। शान इम्प्रेस हुआ था। रुबाब ने अनुषा के हाथ में पकड़ी, उस पैंट शर्ट को देखा और खुद भी वही खरीद लाई अपने लिए। उफ अल्लाह, कितने तंग कपड़े हैं ये। रुबाब घर आई तो पैंट शर्ट पहने खड़ी थी और खुद को आईने में देखते हुए बोली, शर्ट तो बच्चों की साइज वाली लाई हूं मैं शायद। रुबाब अपनी शर्ट को नीचे खींचते हुए बोली। उसने अपने काले घने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और उसमें से कुछ लटें चेहरे पर झूल रही थी। शान कमरे में दाखिल हुआ और रुबाब को इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर उसकी सीटी बिटी उड़ गई। रुबाब ने उसको देखा तो मुस्कुराकर अपने बाजू छुपाने की कोशिश की जो कि हाफ स्लीव्स थे। रुबाब को ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी। अच्छी लग रही हूँ। रुबाब ने उसकी तरफ देखकर पूछा, ये क्या अजीब सी बनी हुई हो? शान ने चेहरे के अजीब जाविया बनाकर कहा, अजीब? अच्छा मैं करूँ तो अजीब, और जब वो जादूगरनी अनुषे करे तो इम्प्रेस होते हैं आप उससे। रुबाब आंखें सिकुड़ते हुए बोली, तुम वाकई दिमाग से फारिग हो। दिमाग थोड़ा यूज भी कर लिया करो। कहाँ ले जाओगी ये नया दिमाग? एक काम करो, बेच दो इसको। बिल्कुल यूज नहीं किया गया, मार्केट में पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। शान उकताकर बोला, अच्छा हंसना था। रुबाब भी चिढ़ गई, अब क्या मिला तुम्हें ये सब करके? शान बेड पर बैठते हुए अपना मोबाइल चलाते बोला, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे उस अनुषे की ड्रेसिंग अच्छी लगी आपको। आप इससे बात भी मुस्कुराकर करते हो, शायद इसी तरह आप मुझसे मुस्कुराकर बात करो। रुबाब ने उसको असल वजह बताई। शान पहले तो उसकी बात सुनकर उसको हैरानगी से देखने लगा और फिर एक जानदार कहका मारा। रुबाब ने उसको पहली दफा इस तरह हंसते देखा था और हैरान हुई कि इतने सीरियस माहौल में ऐसा क्या हो गया कि उसको हंसी आ रही है। देखो रुबाब, शान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही रहा करो। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी और की नकल करने की कोशिश करोगी तो उसकी पर्सनैलिटी हासिल करने से तो रह ही जाओगी, भला अपनी पर्सनैलिटी भी खो दोगी। शान ने उसको तहमुल से समझाया, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको पसंद हूँ। रुबाब के सवाल पर शान मुस्कुराया। कपड़े चेंज कर लो, मैं आता हूँ एक जरूरी कॉल करके, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। तो स्नो वाइट ने एक और सबक सीखा कि जैसी हो वैसी ही रहो। जादूगरनी और डाइन के जादू का असर खत्म हो महसूस हो रहा है। खड़ूस नरम पड़ने लगा है। रुबाब सोचती हुई ड्रेस चेंज करने चली गई। शान कमरे में आया तो उसको रुबाब कहीं नहीं दिखी। वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा, इस ख्याल से कि रुबाब वॉशरूम होगी ड्रेस चेंज करने। तकरीबन आधा घंटा उसको हुआ काम करते करते। शान को अचानक रुबाब का ख्याल आया जो कि अभी तक कहीं जाहिर नहीं थी। होटल के कमरे से तो वो बाहर निकलती नहीं थी। शान परेशान सा हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई। शान ने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वो लॉक नहीं था और वॉशरूम खाली ही था। शान को अब एक अजीब सी परेशानी ने आन घेरा। उफ, पता नहीं कहाँ चली गई होगी, कहीं नाराज ही तो नहीं हो गई मेरी बातों से। उसने खुद से अंदाजा लगाया और कमरे से बाहर निकला। पूरे होटल में वो उसी को ढूंढ रहा था। जहां परेशानी थी वहीं पर उसको गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चली गई। शान
क्या हुआ, ऐसे परेशान से क्यों हो? अनुशे बाहर आई तो उसको यूं देखते हुए पूछा। रुबाब पता नहीं कहाँ गई हुई है, कहीं मिल नहीं रही। शान ने परेशानी से इधर उधर नजरें घुमाते कहा, कहीं बाहर घूमने गई होगी, शॉपिंग वगैरह पे। नहीं, वो अकेली बाहर नहीं जाती यार। शान अब उकता चुका था। अच्छा तुम टेंशन ना लो, उसकी कोई पिक है तुम्हारे पास? अनुशी ने उससे पूछा था। पिक्चर? हाँ है पिक, रुको। शान ने सोचा और मोबाइल में एक पिक्चर तलाश करने लगा जो कि एक सीक्रेट फोल्डर में रखी हुई थी। शान ने उसको पिक्चर दिखाई। रुबाब कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और फिर अनुशी और शान एक एक करके पिक्चर दिखाकर उनसे पूछने लगे। एक उधेड़ उम्र औरत के पास गए। वो अपने उनको कहीं देखा है? शान ने परेशानी से पूछा। हाँ। इस औरत के हाँ सुनते ही अनुशी और शान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आओ तुम। उस खातून ने उनको अपने पीछे चलने का कहा और एक कमरे में ले गई। कमरा खुलते ही जो मंजर शान ने देखा उसका होसा साथ में आसमां पर पहुंच गया और अनुशे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। लो मिल गई तुम्हारी रुबाब। वैसे शान मैंने पहली बार इस तरह तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान देखा है, अनुशे ने मुस्कुराते हुए कहा। शान ने उसकी बात सुनकर पहले उसको देखा और फिर रुबाब को। रुबाब 3 बच्चों के साथ बड़े मजे से बैठी हुई लूडो खेल रही थी। शान का दिल चाहा वो एक हथौड़ा उठाकर पहले अपना सर और फिर इस सरफिरी के सर पर दे मारे। चुप कर, बजाऊंगी एक कान के नीचे। एक आ गया मेरा, मैं जीत गई। रुबाब ने फिर से अपना गुंडों वाला स्टाइल अपनाया। बच्चों पर रोब झाड़ना कब बंद करोगी तुम? और चलो यहाँ से। शान यकदम से आया और उसका हाथ पकड़ा। रुबाब उठ बैठी। शान नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। रुबाब ने जिद करना चाही। चलो तुम, गेम तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ आज, शान ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। रुबाब चुप करके उसके साथ चली आई। ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मैं कितना परेशान था तुम्हें अंदाजा भी है? शान कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ा। आप बाहर चले गए थे उस जादूगरनी के पास। मैं बोर हो रही थी तो चली गई। रुबाब ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। जादूगरनी? जरूरी है सबके अजीब से नाम रखा करो तुम। हर दूसरे तीसरे का एक अजीब सा नाम रख लेती हो। शान उसकी इस आदत से तंग होकर बोला। सॉरी ना, रुबाब ने धीरे से कहा। आइंदा से तुम बिना पूछे मुझसे कहीं गई ना तो देखना। कितनी शरारतें देखो अपनी, चूजी। शान भी उस पर एक नाम रखते हुए अपना लैपटॉप खोले काम करने लगा। तो स्नो वाइट को अब चूजी बोला जा रहा है, वो भी उसका प्रिंस बोल रहा है जादूगरनी के जादू में आकर। और स्नो वाइट तो आज जीती हुई गेम भी हार गई और मेरा प्रिंस हनीमून पर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी लैपटॉप के साथ बिजी है। स्नो वाइट उदास है। रुबाब बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई और अपनी कहानी में खो गई। शान ने एक नजर उसको देखा और मुस्कुराता हुआ सर झटक कर अपना काम करने लगा। रात में शान और रुबाब डिनर के लिए आए थे और अब डिनर करने के बाद लॉन में बैठे थे। हवा से रुबाब के खुले हुए बाल उड़ रहे थे जो कि सामने बैठे शान का चेहरा छू रहे थे। अपने बाल एक जगह समेट नहीं सकती तुम? शान उसके बालों से तंग आकर बोला। रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सारे बाल दाएं कंधे पर कर लिए। वो दोनों ही आसमां की ही तरफ देख रहे थे। माहौल काफी पुरस्कून था, बस खामोशी का ही राज था। अच्छा ये बताए ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रुबाब ने खामोशी तोड़ी। मुझसे कह रही हो? शान उसके सवाल पर हैरान हुआ। नहीं, यहाँ जो ऊपर मेरे सर पर मच्छर घूम रहे हैं ना, उनसे। जाहिरा आपसे ही पूछ रही हूँ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं हुई मोहब्बत मुझे, कभी ऐसी कोई मिली ही नहीं। शान ने बात पूरी करके रुबाब की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। हाय, इतने शरीफ लगते तो नहीं आप वैसे। जिसको मोहब्बत ना हुई हो जरूरी नहीं कि वो शरीफ ही हो। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी हुई मोहब्बत? शान ने काले आसमां को देखते हुए कहा। हाँ मुझे मोहब्बत, सारा स्कूल कॉलेज तो मैंने लड़कियों के साथ गुजारा है, उनसे होती मोहब्बत, या फिर मेरे कोजे नखट्टू शोखे कजन्स के साथ। रुबाब ने बात को मजाक का रंग दिया। और मुझसे? शान ने संजीदगी से उसको देखते हुए पूछा। आपसे? आप तो मेरे शौहर हैं। अब तो मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है। रुबाब ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो सरस बात में हिलाए मुस्कुरा दिया। चलो चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, शान उठते हुए बोला। रुबाब भी उठकर उसका हाथ पकड़े उसके साथ चलने लगी। रुबाब सुबह उठी तो बेड पर शान को ना पाकर वो इधर उधर देखने लगी। एक ख्याल के तहत वो अनुशे के कमरे की जाने बढ़ी। शान और अनुशे दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। शान की पुश्त रुबाब की तरफ थी और अनुशे का चेहरा उसको साफ दिख रहा था। अनुशे शान का हाथ थामे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रुबाब का यह मंजर देखते ही सर घूम गया। वो तेज कदमों से बढ़ते हुए उन दोनों के पास गई और अनुशे का हाथ खींचकर शान के हाथ से दूर हटाया। शान उसको हैरत से देख रहा था और अनुशे भी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के शौहर का हाथ पकड़ते हुए? बेशर्म कहीं की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो, तुम जैसी लड़कियों पर लानत है। रुबाब अनुशे पर बरस पड़ी। रुबाब तुम गलत, आप तो बस ही करें। रुबाब ने शान की बात काटी। हाउ स्टूपिड शी इज। शान तुम्हें भी यही मिली थी? अनुशे ने ताज्जुब खाती नजरों से उसे देखकर कहा। क्या बकवास की तुमने अभी? स्टूपिड हूं मैं? रुक अभी बताती हूँ कितनी स्टूपिड हूं मैं। रुबाब ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाल नोच डाले। अनुशे अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। शान भी रुबाब को दूर हटाने लगा पर उस पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। जानती नहीं हो रुबाब को तुम, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि शान के पास आने से पहले 10 मर्तबा सोचोगी।
रुबाब ने उसको दीवार से लगा लिया और उसकी गर्दन पर अपना बाजू रख लिया। होटल के कुछ लोग वहां जमा हो गए थे। शान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरे पर हाथ फेरा और इन दोनों को देखा जो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तुम जैसी जाहिल औरत और कर भी क्या सकती है, छोटे शहर की बदतमाग लड़की। अनुषे की बात सुनते ही रुबाब ने उस पर हाथ उठाना चाहा। शान ने उसका हाथ रोका और बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जादूगरनी कहीं की। रुबाब पीछे मुंह करके अभी भी उसको सुनाई जा रही थी। स्टूपिड गर्ल, जाहिल। अनुषे लोगों की भीड़ को देखते हुए कमरे में चली गई। शान ने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर दिया। वो गुस्से से लाल पड़ रहा था क्योंकि आज जो रुबाब ने किया था वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी वहां, एक बार मेरी बात तो सुन लेती। शान ने उसका बाजू एक झटके से छोड़कर गुस्से में कहा, क्यों ना करती तमाशा, आपको भी शर्म आनी चाहिए, बीवी के होते हुए भी आप उसका हाथ पकड़े रोमांस लड़ा रहे थे। मुझे तो पहले से ही शक था आप दोनों पर, अब यकीन हो गया। रुबाब रवानगी से बोल रही थी तभी शान की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। उसने रुबाब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रुबाब बेड पर जा गिरी और बेयकीनी से शान को देखे जा रही थी। जब पूरी बात ना पता हो तो तुम्हें उसके बारे में अपनी राय देने की क्या जरूरत भी नहीं। शान ये कहते हुए वहां से चला गया और रुबाब वहीं रोती रही। वो दोनों अब घर के लिए निकल रहे थे और दोनों ही प्लेन में अजनबियों की तरह बैठे थे। आपका फोन मिल सकता है, मुझे कॉल करनी है। शान ने रुबाब की बात सुनकर उसको फोन थमा दिया। रुबाब ने हमीद का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? जी मामू, बस आपकी याद आ रही थी। हम बस अभी वापस आ रहे हैं, मैं कुछ दिन आपके घर रुकूंगी, आप स्टेशन से लेने आ जाए मुझे। रुबाब की बात सुनकर शान ने उसको ना समझने वाली नजरों से देखा था। रुबाब ने अल्लाह हाफिज कहकर फोन काट दिया और शान को दिया। ये क्या कहा अभी तुमने अंकल से? तुम घर जाओगी अपने? हाँ, मैं कुछ दिन वहीं रुकूंगी। रुबाब ने बेनियाजी से कहा, देखो रुबाब, अभी घर चलो, फिर तुम्हें खुद छोड़ दूंगा तुम्हारे घर। और सॉरी, जो हुआ उसे की कैफियत में हुआ। शान अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। मैंने अब मामू जान को कह दिया है, मना नहीं करूंगी अब, रुबाब ने लापरवाही से कहा। शान खामोश होकर बैठ गया। रुबाब हमीद के घर पर थी और अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई शान के बारे में सोचे जा रही थी। शायद मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर क्या सुनती, वो झूठ भी तो बोल सकती हैं। इन दोनों का चक्कर तो था ही और शान ने तो हद कर दी। इस जादू करने की वजह से मुझे थप्पड़ मार दिया। अब स्नो वाइट इस शख्स के साथ नहीं रहेगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, नहीं होता अब मुझसे और। रुबाब सोचती हुई हमीद के कमरे में गई। मामू जान, मैं आ जाऊं? रुबाब ने दरवाजा नॉक करके पूछा। हाँ बेटा आ जाओ। पूछ क्यों रही हो? हमीद ने मुस्कुराकर कहा और अपने हिसाब किताब वाली डायरी टेबल पर रख दी। आप सोए नहीं अभी तक मामू जान? रुबाब ने उनके सामने बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ बस काम था, इसी में मसरूफ था। तुम बताओ यहाँ कैसे, कुछ चाहिए था बेटा? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू, मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आप मानोगे? जी कहो ना बेटा। मामू, मुझे शान से तलाक चाहिए। रुबाब की बात सुनते ही हमीद हैरान हो गए। बेटा आप ये क्या कह रही हैं, कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों में? देखो अगर ऐसा है रुबाब तो इतनी छोटी बातों पर इतने बड़े फैसले नहीं करते, तहम्मुल से भी मसला हल होता है। हमीद ने उसको समझाना चाहा। मामू नहीं, कोई छोटी बात नहीं, बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, छोटी बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बात बड़ी है तभी ये फैसला किया है। रुबाब ज़मीन पर नजरें टिकाते हुए बोली। ऐसी क्या बात है आखिर? मामू मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती, बस आप इतना जान लें कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। रुबाब की बात सुनकर हमीद परेशान हो गए। रुबाब उनके सीने से लगे रोने लगी। मामू आपने हमेशा कहा है कि आप मेरे अब्बू की जगह हैं, आज क्या मेरे अब्बू होते तो वो सब चुपचाप बैठे देख रहे होते ये सब? रुबाब रोते हुए बोली। बेटा जो तुम चाहोगी वही होगा। हमीद उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। शान को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कोई आज टीवी चलाकर रात के 2 बजे मॉर्निंग शो देखने वाली मौजूद नहीं थी। शान को उसकी कमी का एहसास तो हुआ। उसने खुद ही टीवी चला दी और सोने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में उसका फोन बजा। हमीद अंकल इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? शान ने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए सोचा और कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम शान, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इस वक्त सब खैरियत है ना अंकल? शान ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा। जहाँ 3 बज रहे थे, मैं कल कराची आ रहा हूँ, फिर सुबह ही बात होगी तुमसे, अल्लाह हाफिज। हमीद ने कॉल काट दी। अब तो कोई तमाशा नहीं कर दिया इस चूजी ने, शान ने उकताहट से सोचा और फिर से सोने लगा। अस्सलाम वालेकुम हमीद अंकल, कैसे हैं आप? शान आकर हमीद से मिला। वो कब से उसका वेट कर रहे थे, परेशान ऑफिस में था, इस वजह से उसको थोड़ी देर हो गई। वालेकुम सलाम। हमीद साहब के चेहरे पर सख्ती साफ देखी शान को। आप बैठे ना अंकल, और माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। शान ने उनको बैठने को कहा और उनके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया। कोई बात नहीं, ये क्या अपनी आपने बस चाय ली है, कुछ और भी ले? शान ने बाकी लाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा। शान मैं यहाँ तुमसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। हमीद साहब डायरेक्ट मुद्दे पर आए थे। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। शान अब पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। देखो शान, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, गलती किसकी है, पर गलती तुम्हारी हो या रुबाब की, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमीद साहब ने शान के चेहरे को देखते हुए कहा, जो कि अब गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अंकल
आपको रुबाब ने पता नहीं क्या बताया है, पर आप भी उसको जानते ही होंगे। वो अभी इतनी समझदार नहीं है कि किसी बात को संजीदगी से समझ सके, और जो मैंने किया मैंने गलत किया मानता हूँ, लेकिन रुबाब को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। और अब अगर रुबाब चाहती है कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ तो ठीक है, मैं मांग लूँगा उससे माफ़ी। शान ने बिना बहस किए मसले का हल निकाल दिया। उसको ये लगा था कि रुबाब अब माफ़ी की डिमांड कर रही होगी। बात अब माफ़ी से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है शान। मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए, ना ही मुझे तुम जैसे समझदार शख्स से ऐसे की उम्मीद थी। अब रुबाब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। हमीद साहब ने पूरी बात उसके सामने रखी। शान को रुबाब से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। वो मुठ्ठियां भींचे गुस्सा जब्त करता रहा। अंकल, रुबाब अभी इतनी समझदार नहीं है कि इतना बड़ा फैसला ले सके। आप भी जानते हैं ये बात तहम्मुल से भी हल की जा सकती है। शान ने गुस्सा जब्त करते तहम्मुल से काम लिया। रुबाब का यही आखिरी फैसला है और मैं अब उसको मना नहीं कर सकता। ये पेपर्स हैं, इन पर साइन करके भेज देना। हमीद टेबल पर तलाक के पेपर्स रखते हुए उठ खड़े हुए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शान के कहते ही हमीद साहब के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। कैसी शर्त? उन्होंने पीछे मुड़कर शान से पूछा। शान अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। मैं एक आखिरी बार रुबाब से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, फिर जो उसका फैसला होगा मैं खामोशी से मान लूंगा। आज मामू जान प्रिंस से बात करने गए हैं। स्नो वाइट अब प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती। वो काफी ज्यादा खड़ूस है और स्नो वाइट को थप्पड़ भी मारा। और स्नो वाइट ये सब नहीं चाहती थी, तो अब क्या स्नो वाइट प्रिंस से अलग हो जाएगी? क्या यही इख्तिताम होगा स्नो वाइट की कहानी का? रुबाब सोफे पर बैठी अपनी गहरी सोचों में गुम थी और टीवी पर कोई कार्टून चल रहे थे जो कि नादिर देख रहा था। बस अब यही कमी रह गई थी। ससुराल से आकर नाराज होकर बैठ गई हो यहाँ, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी? जरूर गलती तुम्हारी ही होगी और इसमें भी की होगी कोई अजीब हरकत। रुखसार बेगम नादिर के लिए नूडल्स ले आई तो उसको भी मुफ्त में सुना डाला। नूडल्स रुबाब के बजाय खुद जो बनानी पड़ी उसको। हमीद ने साफ मना किया था कि रुबाब कोई काम नहीं करेगी। रुबाब ने एक नज़र रुखसार बेगम पर डाली तो डाइन अभी भी खुश नहीं है। इसका जादू तो चल गया। ये अलग ही कहानी है जिसमें स्नो वाइट की नहीं बल्कि डाइन की जीत होने जा रही है। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा, पर उसको कोई जवाब नहीं दिया। आज वो मूड में नहीं थी। नादिर के दिमाग में शैतानी आई तो उसने दो नूडल्स लाठी से उसके बालों में डाल दिए और रुबाब अपनी सोचों में इतना मगन थी कि उसको मालूम ना हो सका। आज छिपकली चुप क्यों है? फारियाबाजी रोग लगा है इसको। नादिर को शायद उसकी खामोशी चुभी थी शायद। हाँ भाई, लग रहा है किसी गहरे सदमे में है। फारिया भी उसके बोलने को मिस कर रही थी। रुबाब ने बस एक नज़र दोनों को देखा और फिर से खामोश बैठ गई। इतने में हमीद आए। रुबाब उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ी। मामू जान, क्या हुआ? क्या वो तलाक देंगे? रुबाब ने हमीद के पास आकर कहा। वो तुमसे मिलने आया है, एक बार बात कर लो उससे। हमीद के कहने पर रुबाब ने दरवाजे पर खड़े शान को देखा, जो रुबाब को ही देख रहा था। मामू जान, मुझे इनसे नहीं मिलना। रुबाब ने मुंह बनाया। बेटा, एक बार बात कर लो, मेरा कहना ही मान लो। रुबाब हमीद को मना न कर सकी और शान के पीछे लॉन में चली आई। दोनों साथ चल रहे थे, पर दोनों की ही तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। रुबाब तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तलाक लेने का क्यों सोचा इतनी सी बात पर? शान ने खामोशी तोड़ी। इतनी सी बात नहीं थी। आप किसी और के साथ चक्कर और उसकी वजह से मुझ पर हाथ भी उठाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। शान ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। रुबाब ने उसको देखा, जो हर बार की तरह आज भी संजीदगी चेहरे पर लिए खड़ा था। तुम गलत समझ रही हो, मेरी एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी तुम्हें। आप कोई बहाना ना बना देते। जाहिर है रुबाब न रूठेपन से बोली, मुझे जरूरत नहीं बहाने बनाने की, और खामोशी से चल रही हो तुम घर मेरे साथ, और अपना ड्रामा भी बंद करो। शान के इस तरह बात करने पर रुबाब ने उसको घुरा मनाने के बजाय वो और रूप झाड़ रहा था। और मैं ये ड्रामा बंद ना करूं तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शान के कहने पर रुबाब की छोटी सी नाक गुस्से से लाल हो गई। अब तो मैं भी देख लूं कैसे रोकता है मुझे कोई। वो भी जिद की पक्की थी। वो जाने लगी तो शान ने उसको बाजू से पकड़कर रोका। ये हर वक्त उल्टी हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? इंसानों की तरह रहना नहीं आता तुम्हें? शान उसके बालों में देखते हुए बोला। क्या मतलब? अब क्या किया मैंने? रुबाब उसके खुफगी भरे चेहरे को देखते हुए बोली। ये क्या है? शान ने उसके बालों से दो लंबे लंबे नूडल्स निकालकर उसके सामने लहराए। रुबाब ने मन ही मन में नादिर को कोसा। ये नादिर का बच्चा छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। रुबाब शर्मिंदा हुई तो गुस्से से कहकर वहां से चली गई। उसका कुछ करना होगा। शान ने उसको जाते हुए देखकर सोचा। फारिया के मोबाइल में शान की कॉल आई। वो कॉल अटेंड करने बाहर चली गई। खोटे सीखे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बालों में नूडल्स क्यों रखे? रुबाब नादिर के पास खड़ी होकर चिल्लाई। शुक्र है तुम अपने असल रूप में तो आई। नादिर के बोलने पर रुबाब पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो आज फारिया और नादिर के इसरार पर ना चाहते हुए भी उनके साथ शॉपिंग पर आई थी। नादिर और फारिया ने उसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो गाड़ी का इंतजार करे, वो लोग पे करके आते हैं। वो खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। इतनी देर में एक काली गाड़ी उसके सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला। वो रुबाब की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रखे उसको गाड़ी में बिठाने लगा। रुबाब ने काफी मुसामत की, लेकिन खुद को इस हट्टे कट्टे से छुड़ा ना सकी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बताऊंगी। तुम लोग जानते नहीं मेरे मामू को? सुन नहीं रही क्या? तुम लोग छोड़ो मुझे, मुझे क्यों अगवा किया? रुबाब चिल्लाई।
पर इन 4 लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और एक आदमी ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि उसका मुंह बंद रह सके। तुम किडनैप हो चुकी हो, एक आदमी उससे बोला। वो एक अंधेरी गुप्त जगह पर थे। किडनैप? क्या? पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुबाब रोते हुए बोली। इस आदमी ने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा। और ये क्या? रुबाब जो चेहरा देख रही थी अपना डर भूल गई। वो शान था। शान आप? रुबाब हैरान हुई। हाँ तुम अपने शौहर के हाथों ही किडनैप हो चुकी हो, तलाक लेने की सजा में, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। और एकदम लाइट्स जगमगा गई। वो अपने और शान के ही कमरे में थी और फारिया, नादिर और आयशा ने भी अपने चेहरों पर से मास्क उतारा। उन्होंने शान की मदद की ये सब करने में। सरप्राइज, सबने एक साथ बोला। तुम लोग? रुबाब हैरान हुई। जी हाँ भाई, मेरा भी उदास था तुम्हारे बगैर बहुत, इसलिए मैंने इनकी मदद की। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम भी बोर हो गए थे तुम्हें चुप बैठा देखकर। फारिया भी मुस्कुराते बोली। छिपकली ऐसे खामोश अच्छी नहीं लगती। नादिर के कहने पर वो इन तीनों के गले लगी। कितने अच्छे हो तुम लोग, रुबाब ने मोहब्बत से कहा। वो सब गए तो रुबाब शान की तरफ मुड़ी और जैसे ही कुछ बोलना चाहा, शान ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब बस आज तुम नहीं, मैं बोलूंगा। उस दिन तुमने जो देखा वो आधा सच था। अनुषा ने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, पर मैंने उसको ये कह दिया कि अब मैं किसी और का हूँ और उसके साथ वफा निभाना चाहता हूँ। बस वो भी समझ गई और इसके अलावा कुछ ना था। और एक बात, मैं तुम्हें शादी के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही जानता था। एक दफा तुम कॉलेज से वापस आ रही थी, मैं इन दिनों हैदराबाद था और रास्ते में तुम्हें देखा और तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्याल मेरे दिल में आ गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम हमीद साहब की बेटी हो, तो मैंने अम्मी से कहकर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवा दिया। शान ने उसको सारी सच्चाई बता दी। रुबाब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। पर आपने मुझे थप्पड़ मारा, उसका क्या? रुबाब के कहने पर शान मुस्कुराया। शर्मिंदा हूं, तुमने इल्जाम ही ऐसा लगा दिया, मुझे गुस्सा आ गया। अपने खुलूस को माफ कर दो और चलो एक थप्पड़ तुम मुझे भी मार दो। तुम्हें बदला लिए बिना चैन नहीं आना जानता हूं मैं। शान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं नहीं शान, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं ऐसा, और आप मुझे पहले से ही जानते थे। मतलब हमारी लव मैरिज थी और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब। रुबाब एक्साइटेड होते हुए बोली। मोहब्बत? अब तो तुम मेरी बीवी हो। अब बात मोहब्बत से आगे बढ़ चुकी है, शान ने उसकी आंखों में देखते मुस्कुराते कहा। तो फिर ऐसे खड़ूस खड़ूस क्यों रहते थे मेरे साथ? रुबाब मुंह बनाते बोली। अब वो तो मेरी नेचर ही ऐसी है, शान ने कंधे उचकाकर कहा। मतलब स्नो वाइट का हमसफर खड़ूस ही है? कौन स्नो वाइट? शान उसकी बात नहीं समझा। कुछ नहीं, बस आप नहीं समझेंगे, लंबी कहानी है। और तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन भी करवा लिया है यूनिवर्सिटी में, पर बस इम्तिहानात देने जाओगी, ज्यादा देर तुम्हें दूर नहीं रख सकता। शान के कहते ही रुबाब की आंखें चमक उठी। कितने अच्छे हैं आप, रुबाब मुस्कुरा दी। शान भी उसको देखकर मुस्कुराया। रुबाब आईने में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। आज ताहिरा का वलीमा था, वो दोनों जाने की तैयारी में थे। उसने आईने से पीछे हटे शान को देखा, जो अपने 6 माह के बेटे को गोद में लिए रुबाब को के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। और शान के चेहरे पर उकताहट आ चुकी थी। इंतजार करते करते स्नो वाइट की कहानी का हैप्पी एंड। स्नो वाइट ने तो सोचा भी नहीं था कि उसको इतना अच्छा प्रिंस और इतना अच्छा प्यारा सा बेटा मिलेगा। अब स्नो वाइट बहुत खुश रहेगी। प्रिंस थोड़े खड़ूस हैं तो क्या हुआ, खड़ूस होने के साथ साथ केयरिंग भी बहुत है। रुबाब ने मुस्कुराते हुए सोचा। मैडम और कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो, फंक्शन ही खत्म ना हो जाए। शान आखिरकार बोल पड़ा। बस मैं तो तैयार हूँ, इस चूजे को ये कपड़े ठीक हैं? रुबाब आदिल को देखते हुए बोली थी। रुबाब, आदिल पर भी नाम रखना जरूरी था क्या? शान उसकी इस आदत से परेशान था। हाँ ना, इतना सा है चूजा, प्यारा सा। रुबाब आदिल को उठाते हुए बोली थी। उफ, चूजे और चूजी में फंस गया बेचारा शान। शान अपना कोट ठीक करते बोला। चले मेरे खड़ूस हमसफर। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो मेरी सरफिरी हमसफर। शान भी उसका हाथ थामते हुए बोला था। और ऐसे ही दो हमसफर अपने खूबसूरत से सफर की मंजिल को तय कर गए। दोनों की जिंदगियों में अब इत्मीनान और सुकून था। सबके रवैये भी रुबाब के साथ बेहतर हो गए थे। कभी कभी जिंदगी का खूबसूरत सफर हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस सफर में आकर उसको खूबसूरत बना देते हैं। ना चाही शुरुआत कभी कभी खूबसूरत मंजिलें भी दिखा देती है। जैसे रुबाब का ना चाहा हुआ सफर एक खूबसूरत सफर में तब्दील हो गया था। जिसको शादी से एतराज था, पर उसको क्या पता था कि जिस रिश्ते में वो जुड़ने जा रही है वो उसकी ताकत बन जाएगा। इस घर में बातें सुनने को मिलती थी, पर उस घर में रुबाब सर उठाकर चलती कि हाँ, ये मेरा अपना घर है, यहाँ कोई मुझे बातें नहीं सुना सकता। और शान, उसने तो जो चाहा उसको वो मिल गया। रुबाब की बचकाना हरकतें उसको कमी पसंद थी, पर उसको उनकी आदत लग चुकी थी। अब उसको रुबाब की हर बात अच्छी लगने लगी थी।